हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। आप सभी आज मेरे साथ स्टडी करेंगे विजन आईएएस पीटी 365 और जिसमें हम लोग एनवायरनमेंट के क्लास को कंप्लीट करेंगे। अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के पूरे इसमें करंट अफेयर्स टॉपिक इंक्लूड होंगे। इससे पहले मैंने पॉलिटी कवर कर रखी है और साथ में इकोनॉमिक्स भी कवर कर दी है और इससे पहले मैंने साइंस को भी कंप्लीट कर दिया है। और जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक का जो विजन आईएएस का अपडेटेड करंट अफेयर्स आया हुआ था, जो यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके टोटल 7 लेक्चर्स हैं और वो लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों ने काफ़ी उसे प्यार दिया, सपोर्ट किया और मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर इन क्लासेस को देख लें, क्योंकि अभी भी आपके पास 20 दिन का समय है और जिसमें आपको बहुत सारी रणनीतियां समझ में आएंगी और कैसे आपको पेपर देना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं करंट अफेयर्स की उपयोगिता। हालांकि मैंने कल टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल भी मैसेज किया और डिस्कशन ग्रुप में भी लगभग 15-16 लोगों ने कमेंट किया कि हाँ सर, जो है कि हम लोग भी यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार दे रहे हैं। क्योंकि मैं उन्हें आज एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि आप लोग कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हो अप्रॉक्स 15 to 20 के आसपास। 15 से 20 मार्क्स अगर आप अपने इंक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स कि आप मेरिट के लिस्ट में आ सकते हो। तो वो कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप होंगे जो अगले 20 दिन के अंदर अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आप उसे अपने मार्क्स को इंक्रीज करते हुए देखोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो और चैनल को भी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे। वहां पर जब ये वीडियोस आ जाएगी तो उसकी अपडेट सबसे पहले वहीं मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यहाँ पर भी आपको अपडेट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक में। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं इसमें हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज को पढ़ लिया है, पॉल्यूशन को पढ़ लिया था, मतलब पॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग कल इसमें पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव और संरक्षण, क्योंकि कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वन्य जीव और संरक्षण, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक रहेगा जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023। क्योंकि आपको पता है कि जो जैव विविधता अधिनियम 2002 हमारे यहाँ फॉलो किया जा रहा था, लेकिन अब उसमें एक संशोधन किया गया, चेंजेस किए गए 2023 के नाम से। तो कौन कौन से प्रावधान चेंज किए गए और कौन से प्रावधान अभी वैसे के वैसे ही हैं पुराने वाले जो अभी भी कैरी ऑन कर रखे हैं, तो यहाँ से प्रश्न जो बनेगा उस पर हम बात करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कि जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया जो 2002 में चेंजेस लाएगा। तो पहले हम समझते हैं 2002 क्या था और कब लाया गया था। देखिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय, जो कि सीबीडी होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे लागू किया गया। अर्थात 10 वर्ष बाद जब आपको रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो वहां पर सीबीडी की उत्पत्ति हुई थी 1992 में और उस प्रोविजंस को लागू करने के लिए भारत को लगभग 10 साल लगे और 2002 में मतलब कि जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है। और ये जो है कि 3 स्तर की संरचना को डेवलप करता है भारत के अंतर्गत। एक होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्तर पे, फिर एक होता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, यानी यहाँ पे एसबीबी लिखना चाहिए था, यहाँ पे एसएसबी नहीं लिखना चाहिए, एसबीबी, जो कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये हो गया राज्य स्तर पे। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी जैव विविधता प्रबंधन एक समितियां रहेंगी जिसको हम बीएमसी कहते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये जैव विविधता का प्रबंधन करेंगी और इनके लिए कमेटीज होगी, क्योंकि जो भी जैव विविधता होती है वो कहीं ना कहीं स्थल खंड पे होती है और उसके आसपास का जो गांव होता है, जो लोकल बॉडीज होती है अर्थात स्थानीय निकाय, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसके ऊपर काम कर सकता है, ज्यादा बेहतर उसके अनुभवों को शेयर कर सकता है, इसलिए उनको प्रबंधन की शक्ति दी गई है और प्रबंधन कमेटी वहां से बनाई गई है। और साथ ही साथ इसमें जो है कि अगर आप देखोगे कि जैव विविधता के उपयोग से जो लाभ प्राप्त होंगे उन्हें निम्नलिखित रूपों में साझा किया जाएगा। जैसे मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करके अगर कोई भी लाभ आपको मिल रहा है जैव विविधता के संसाधनों से या उसके उपयोग से, तो आप स्थानीय स्तर पे उन लोगों को जो है कि मौद्रिक मुआवजा दोगे। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी साझा करोगे आप और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी के अभाव में हम बायोडाइवर्सिटी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, संधारणी उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि उनका अत्यधिक दोहन करते हैं जिससे उनको क्षरण होता है या उनका विनाश हो जाता है। लेकिन अगर हम संधारणी उपयोग करते हैं, सस्टेनेबल यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक घटक भी जो है कि सुरक्षित रहते हैं और हमारी उपयोगिता की चीज भी प्राप्त हो जाती है। साथ ही इस विधेयक का महत्व अगर हम देखें, जो 2002 का विधेयक कह दो या 2023 का जो अपडेटेड है, पहला कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा इससे, और राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना हम जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश का मार्ग खोल सकेंगे, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकेगा हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैव विविधता के अंतर्गत। साथ ही आप देखोगे वन्य जीव या वन्य औषधि पादपों पर पड़ने वाले जो दबाव हैं उन्हें भी हम कम कर सकेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जो औषधि पादप होंगे उनकी अगर हम खेती करेंगे डायरेक्ट,
तो जो जंगल में जो पादप पाए जाते हैं औषधि पादप, उनको जो है कि दबाव कम पड़ेगा और वो अपना जो जैव विविधता है या पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बनाए रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि बबूल, नीम, कचनार, सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी, ये सब एक ऐसे वृक्ष हैं जो पहले कभी जंगलों में हुआ करते थे, लेकिन इनके औषधि गुणों के कारण ये अब घरेलू हो गए। घरेलू का मतलब हर घर में आपको तुलसी का पेड़ मिल सकता है, कई घरों में गाँव में नीम का पेड़ मिलेगा, कई घरों में जो है कि आपको इस तरीके के औषधि बबूल वगैरह के पेड़ मिलेंगे। तो हमने कहीं ना कहीं इन पेड़ों का भी बचाव किया और अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा भी यहीं से कर लिया। हमने जंगलों को फिर छोड़ दिया और जंगल स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर पा रहे हैं। साथ ही इस अनुसंधान में पेटेंट आवेदन प्रक्रिया और अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की तीव्र ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें परिवर्तित की गई हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं कि 2002 और 2023 की जो संशोधन है उसमें क्या चेंजेस हैं। पहले होता था 2002 के अंतर्गत जो जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए आपको रेगुलेटरी बॉडीज से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता था, लेकिन अभी क्या है कि अगर आप जो पंजीकृत आयु चिकित्सक हो गए या स्थानीय लोगों या और समुदायों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्टेट जो एसएसबी नहीं स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लेते हैं कि जो जैविक घटक है, जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं, उनका प्रयोग मुख्य रूप से स्थानीय लोग कर रहे हैं, स्थानीय समुदाय के लोग। अब उन्हें अगर उसका कोई प्रयोग करना है तो उसके लिए जब तक वो राज्य सरकार से परमिशन लेंगे तब तक काफी लंबा समय लग सकता है। मान लेते हैं कि कोई उस क्षेत्र में कोई जीव जंतु है या कोई पेड़ है, वनस्पति है, उसका उन्हें प्रयोग करना है लोकल लोगों को जो वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं, तो ऐसे में वो राज्य से अगर परमिशन लेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो अब परमिशन की अनुमति नहीं है। या फिर जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जिनको लिखा है पारंपरिक आयुष चिकित्सक मतलब कि पंजीकृत आयुष चिकित्सक, तो अगर वो आयुर्वेदिक चिकित्सक है या वो एलोपैथिक मतलब दवाई बनाते हैं या यूनानी दवाइयों को बनाते हैं, तो ऐसे में भी उन्हें पंजीकृत मतलब कि परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीके से रास्ता खोल दिया है, लेकिन इसमें मैं लूपहोल्स जो मानता हूँ, मैं जो मान रहा हूँ कि जब भी आप रास्ता फ्री खोल देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसका दोहन भी होगा और इसका जो है कि कह सकते हैं कि नुकसान भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए सरकार की रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे होनी चाहिए थी। नेक्स्ट अगर हम आईपीआर को लेकर बात करें तो आईपीआर के आवेदन करने के लिए भी पहले नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से आपको मंजूरी लेनी पड़ती थी। अभी क्या है, आईपीआर प्रदान करने से पहले एनबीए से मंजूरी लेनी पड़ती है, न कि आईपीआर आवेदन करने से। आप आवेदन कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो आपको ना मिले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हो सकता है मिल जाए। अगर मिलेगा तो आपको एनबीए से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लाभ साझा करने की बात है तो जैविक संसाधनों और इससे संबंधित ज्ञान का उपयोग करने वाले जो स्थानीय समुदाय के साथ हैं लाभ साझा करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि स्थानीय समुदाय के लोगों ने बताया कि सर ये पेड़ जो है आपको कचनार का पेड़ है और इससे आप ये दवाई बनाओगे तो आपका हार्ट फेलियर वगैरह की समस्या दूर हो जाएगी, ब्लड के ब्लॉकेज वगैरह, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाएगी ये समस्या। ये ज्ञान किसने दिया? स्थानीय समुदाय के लोगों ने दिया। अब टीम ने, डॉक्टर्स की या वैज्ञानिक रिसर्चर्स ने इससे दवाई बनाई और साथ में जो भी उसका प्रॉफिट होता था उसका एक निश्चित प्रतिशत आपको स्थानीय लोगों के साथ शेयर करना पड़ता था। अभी 2023 में यह प्रावधान हटा दिया है कि उपयोग करने वालों को स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने से छूट दी गई है। अब यहाँ पर क्या कि आपने उनके ज्ञान का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन आपने उनको उसके बदले प्रतिफल नहीं दिया, तो हो सकता है कि ये उनके साथ एक अन्याय की श्रेणी में आ जाए और ऐसा गलत हो जाएगा। तो ये भी खैर कुछ प्रावधान, देखो मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रावधान मुझे ठीक लग रहे हैं और कौन से नहीं ठीक लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो याद करना है कि सरकारी एजेंसियों को अनुमति नहीं लेने जैसे अपराधों के मामले में 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता था। अगर कोई भी अलग अलग आप गतिविधि कर रहे हो, सरकारी एजेंसियों से आपने कोई अनुमति नहीं ली, लेकिन अभी क्या है कुछ कृत्यों को गैर आपराधिक बना दिया गया, अर्थात कारावास नहीं होगा, केवल आपको जुर्माना देना पड़ सकता है 1 से 50 लाख तक का, और अगर बार बार उल्लंघन कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपए का। इसका मतलब है कि इसमें सजा का प्रावधान तो है, लेकिन पहले 2002 वाले में जेल तक का सजा का प्रावधान था, कारावास का, परंतु अब क्या किया गया, केवल इसको आर्थिक सजा का प्रावधान कर दिया कि आप बस मुआवजा दे दो, दंड दे दो आर्थिक रूप से 1 लाख 50 लाख, बार बार दोगे तो 1 करोड़। तो इस तरीके का प्रावधान किया गया। एनबीए का विस्तार कर दिया गया, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का विस्तार किया गया। 2002 में एक अध्यक्ष के अलावा केवल 10 पदेन सदस्य होते थे और साथ ही साथ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के बीच से 5 गैर अधिकारी सदस्य नियुक्त होते थे। तो आप देखोगे एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य और प्लस 5 ये लोग, तो कहीं ना कहीं 16 लोग ही केवल रहते थे। अभी क्या कर दिया गया है कि जनजातीय कार्य, जैव प्रौद्योगिकी जैसे जुड़े हुए मामलों और मंत्रालयों से 16 पदेन सदस्य होंगे।
राज्य जैव विविधता बोर्ड से 4 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, 5 गैर अधिकारी सदस्य शामिल होंगे और जैव विविधता संरक्षण का अनुभव रखने वाला एक सदस्य सचिव होगा और एनबीए का मुख्य समन्वय अधिकारी भी वही कहलाएगा। तो देखा जाए कि अब इसकी संख्या लगभग 16, 4, 20, 5, 25 और 1, 26, तो करीब 26-27 लोगों की अब ये टीम बन गई है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी में। तो बेहतर किया गया कि इसमें नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाएगा और जितने अधिक लोग होंगे तो उतना ही जो है कि हमें नए नए अनुभवों को सीखने को मिलेगा, जिससे हम और भी अच्छा कर सकेंगे। तो ये परिवर्तन काफी अच्छा लगा मुझे। और साथ में अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी या कंजर्वेशन करके, तो इसके बारे में बात करें तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है। अगर बात करते हैं 1992 में 3 लक्ष्यों को इसे साथ लेकर तैयार किया गया, क्योंकि इसको जब 1992 में तैयार किया गया तो उसी के बाद 10 साल बाद भारत ने 2002 में इसके लिए अधिनियम पारित किया। अच्छा, वो 3 कौन कौन से लक्ष्य होंगे? पहली चीज की जैव विविधता का हमें संरक्षण करना है और जैव विविधता के घटकों का हमें संधारणीय उपयोग करना है कि आगे भी भविष्य में उनकी उपयोगिता बनी रहे, और लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण भी करेंगे जो भी इससे लाभ हमें प्राप्त होंगे आनुवंशिक संसाधनों से। भारत की बात करें तो भारत भी इसका पक्षकार है और लगभग 196 देश है जिसमें भारत भी शामिल है, और इसीलिए भारत ने इनके 3 प्रोटोकॉल की पुष्टि कर लिया और उस पर भी काम भारत करता है। जैसे लाभ साझाकरण से संबंधित एक नागोया प्रोटोकॉल है, इसको भी फॉलो करता है भारत। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टेजना प्रोटोकॉल है, यह भी फॉलो करता है। और देयताओं से संबंधित नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, इसको भी फॉलो करता है भारत। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि भाई लाभ साझाकरण, जो कि जैव विविधता के लाभ साझाकरण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? नागोया। लेकिन बायो सेफ्टी, इसको कहते हैं बायो सेफ्टी अर्थात जैव सुरक्षा समेत कार्टेजना प्रोटोकॉल, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, अगर इसका जो कॉप होती है अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज की बात करें तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित होती है। जैसे कई बार होता है, आप देखोगे UNFCCC को आप देखोगे तो इसकी अभी COP 28 हुई है, दुबई में हुई है, फिर COP 29 भी होगी, फिर COP 30 होगी ब्राजील में। तो इस तरीके से प्रतिवर्ष आयोजित होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो जैव विविधता पर आयोजित होती है, ये प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित होती है। और अभी COP 15 जो है कि आयोजित किया गया था, कौन सा? COP 15 आयोजित किया गया था। और इस कन्वेंशन में जब ये 2 वर्ष पे कन्वेंशन करते हैं अपना, तो इसमें सभी स्तर की जैव विविधता को शामिल किया था, चाहे वो पारिस्थितिकी तंत्र की हो, प्रजातियों की हो या आनुवंशिक संसाधनों की। हर प्रकार की जितनी भी जैव विविधता होती है उन सभी को इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो 2002 से लेकर जो 2023 के प्रावधानों में कुछ चेंजेस हुए वो खासकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप इस पॉइंट को देखना तो थोड़ा सा इस पॉज करके आराम से समझ के देखना। हालांकि मैंने समझाया बहुत बेहतर है, लेकिन यहां से किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जो 2022 में लाया गया। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बन रहा था जो यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो। अगर प्रश्न बनना होगा तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हम अगले टॉपिक पे। अब बात करेंगे भारत में बाघ संरक्षण। बहुत सारे इसमें बाघ संरक्षण के प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट चीता पढ़ेंगे, एनटीसीए पढ़ेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। साथ में जो इनकी गणना हुई थी अभी 2022 में, जो रिपोर्ट आई है 2023 में गणना होकर, तो इस सभी चीजों को यहाँ पर हम एक ही जगह पे कवर कर लेंगे। क्या मुद्दा है यहाँ पर? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के स्मरण उत्सव पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कितने साल पूरे हो गए प्रोजेक्ट टाइगर के? 50 साल, क्योंकि इसकी शुरुआत 1973 में कर दी गई थी और 2023 तक आते आते जो है कि इसके 24 तक पूरे 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी इसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया। ये क्या होता है? इसमें जो विश्व के अंतर्गत जो बिग कैट होती है ना, बिग कैट मतलब बड़ी बिल्लियां, जिसमें 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये प्यूमा वही है जिसके आप ब्रांडेड शूज पहनते हो, प्यूमा टी शर्ट, जीन्स वगैरह, तो ये वही प्यूमा है, इसका लोगो भी वही होता है। तो इसको भारत ने पहली बार 2019 में शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समूह के रूप में प्रस्तावित किया था, लेकिन उस समय ये सफल नहीं हो पाया। तो बाद में फिर जो है कि 2023 में इसको प्रोजेक्ट किया और इसमें आईबीसीए को लॉन्च किया गया। हालांकि वर्तमान में आईबीसीए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संधि कार्यान्वित हो चुकी है और बहुत सारे देश इसमें मिलकर 7 बड़ी प्रजातियां जो बिल्ली की उनके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाता है कि आईबीसीए किसके नेतृत्व में शुरू किया गया, तो भारत के नेतृत्व में शुरू किया गया, जिसमें वर्तमान में 97 देशों के परस्पर सहयोग के लिए एक मंच मिल चुका है, जहां पर यह भी टारगेट है कि 800 करोड़ रुपए से अधिक की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों के लिए सुनिश्चित समर्थन प्रदान किया जाएगा। मतलब 800 करोड़ रुपए हम जो है कि लगभग तैयार करेंगे, इसमें फंडिंग करेंगे और अगले 5 वर्षों में हम इनकी बिग कैट की जो 7 प्रजातियां इनको सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे।
फिर इसी में हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की नहीं है बल्कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, केंद्र सरकार की द्वारा प्रायोजित योजना है। 1973 में जो है कि इसको शुरू किया गया था, और जब ये 1973 में जब शुरू किया गया था ना, तो कुछ अलग अलग राज्यों में 9 टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था। 9 राज्यों में नहीं, 9 टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था, और इसके लिए इन्होंने इन सीटू संरक्षण पर बल दिया और बाघों के प्राकृतिक पर्यावास को राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे जंगल थे जो उसी राज्य के अंतर्गत थे, तो वहीं पर जो बाघ पाए जाते थे उन्हीं को संरक्षण केंद्र के रूप में बना दिया गया। और इस प्रोजेक्ट टाइगर को ऑपरेट करने के लिए एनटीसीए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगी, जो कि एक वैधानिक निकाय है। एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बाघों का संरक्षण करने के लिए अथॉरिटी तैयार की गई है, और यह एक वैधानिक निकाय है। इसके आगे अगर आप देखोगे और भी चीजों के बारे में, तो केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का अब विलय कर दिया है। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था? 1992 में, और प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973 में। इन दोनों को अब विलय कर दिया गया और एक नया नाम दे दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, यानी PT&E, अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन के नाम से इसको नया नाम दे दिया गया है। तो याद रख लेना कि अब दोनों जो प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट ने मिला दिए हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत और देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो भी गतिविधियां हुई हैं। तो वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 55 नंबर पे कौन सा टाइगर रिजर्व है अभी मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा, हालांकि राजस्थान के अंतर्गत आता है वो, ठीक है। और 54 वाला रानी दुर्गावती के नाम से जो था, वो आपका वीरांगनी दुर्गावती के नाम से MP में था। टॉपिक में बात करें कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी, जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनते हैं, कि टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा गया। ध्यान से समझ लो, जितना भी टाइगर रिजर्व होता है उसका जो कोर क्षेत्र होता है, कोर क्षेत्र का मतलब जहां पे सबसे अधिक टाइगरों का निवास स्थान होता है, और जहां पे उनके जो है कि पर्यावास ज्यादा घनिष्ठ होते हैं, ज्यादा शिकार करते हैं, वो लोग ज्यादा सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, वो कोर एरिया हो गया। और वहां पे किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया, चाहे आप चारागाह करो, चाहे खेती करो, चाहे लकड़ी उठाओ, चाहे जलावन सामग्री को इकट्ठा करो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, पर्यटन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये एक स्टेटमेंट आ जाता है सीधे सीधे कि टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सभी प्रकार की मानव गतिविधियां प्रतिबंधित है, तो आप कहोगे हाँ। लेकिन अगर आप देखोगे जो इनका बफर जोन और सीमांत जोन होता है, सीमांत मतलब जो एकदम बाहर का, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, ये मान लीजिए एक शेर का कोर जोन हो गया, ठीक है, इसके बाहर ये बफर जोन हो गया, और इसके बाहर ये सीमांत जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कई सारे गांव भी मिलते हैं देखने को। और इसी वजह से जब ये कोर जोन से जो है कि टाइगर निकल के आ जाते हैं गांव के क्षेत्रों में, बफर जोन, सीमांत जोन में, तो हमें क्या पता चलता है कि यार कोई शेर आ गया या कोई बाघ आ गया, जंगल से आ गया। इसका मतलब है कि वो अपने कोर क्षेत्र से निकल के बफर जोन में आया, बफर से भी वो सीमांत में आ गया, जहां पे गांव, इंडस्ट्री, शहर वगैरह थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बफर और सीमांत क्षेत्रों में मानव वन्य जीव के बीच सह अस्तित्व की कार्य योजना को अपनाया गया है। क्योंकि अब सोचो, कोई भी एक टाइगर रिजर्व कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का नहीं होता है। अभी आप देखोगे कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात करोगे, जहां प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया, वो लगभग 700 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, मतलब 700 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़े क्षेत्रफल में उसका विकास है। अब ऐसे में मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि एक कोर एरिया है और एक टाइगर रिजर्व है जो कि 60 से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस तक कवर करता है, तो क्या लगता है 60-70 किलोमीटर की डिस्टेंस तक कोई गांव नहीं बसेगा ना कोई लोग होंगे, और वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो वो कहीं ना कहीं उन समय मानव और वन्यजीव के बीच में सह अस्तित्व की योजना पे काम किया जाता है। इसका मतलब उन्हें भी अपने जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने की स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन कोर जोन में नहीं रहेगी। और इसी के साथ एनटीसीए ने टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य को भी रोक लगा दी है। और एनटीसीए बाघों का जो आकलन करती है उसके लिए एम स्ट्रिप्स, ये कई बार वर्ड आता है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स। ये पूछा जाता है कि एम स्ट्रिप्स किससे संबंधित है, तो ये बाघों की गणना से संबंधित एक एप्लीकेशन या एक स्ट्रिप्स हो गई। और इसी के बाद तकनीकी प्रगति में आप देखोगे तो ई बर्ड परियोजना के तहत पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए मानव रहित हवाई वाहन का भी प्रयोग किया जा रहा है, कि जहां जहां जो है कि हम एम स्ट्रिप या और भी तरीकों से अगर हम इनकी गणना नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, मानव रहित हवाई वाहन के माध्यम से भी हम इनकी गणना कर सकते हैं, और इसे ई बर्ड परियोजना दिया गया है। अब इसी के साथ आपको रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय बाघ टाइगर, बाघों की आबादी आप देखोगे कि सर्वाधिक कहां पर है, बाघ की आबादी भारत में पाई जाती है। इसके साथ ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में भी पाई जाती है, परंतु सबसे अधिक आबादी इनकी भारत में पाई जाती है। और इसी को भारत का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया है। ये जो इतना प्यारा सा दिख रहा है ना आपको, एकदम प्यारा सा क्यूट सा, इसी को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा।
ये मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं, मैंग्रोव दलदली क्षेत्र में मिलते हैं, लंबी घास वाले मैदान मिलते हैं, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वनों में मिलते हैं, साथ ही साथ सदाबहार और शोला वन में भी मिलते हैं। देखा जाए तो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसीलिए ये बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल का विस्तार पहले क्या था, बांग्लादेश में भी था, तो वहां पर भी ये मिलते हैं और इसीलिए वहां पे मैंग्रोव वनस्पतियों के आसपास क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और ये दो प्रकार की भूमिका निभाते हैं, कीस्टोन प्रजाति भी होती है और अम्ब्रेला प्रजाति भी। कीस्टोन प्रजाति उसे कहते हैं जो किसी भी पर्यावास की मूल इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, जो अपने पर्यावास को संरक्षित करने के लिए काम करती है, मतलब जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। अगर मान लेते हैं कि वहां पे कीस्टोन प्रजाति के रूप में शेर ना रहे तो वहां पे जितने भी जंगली जानवर हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ने से वो गाँव के क्षेत्रों में प्रवास करेंगे, वहां पे जो है कि मानव के साथ संघर्ष होगा, बहुत सारे मानव की मृत्यु भी होगी। इसीलिए जरूरी है कि शेर अगर रहेंगे तो कुछ मांसाहारी जानवरों को खा के खत्म करेंगे, जिनसे उनकी संख्या नियंत्रित रहेगी। और इसका मतलब क्या हो गया कि शेर एक बहुत इंपॉर्टेंट कीस्टोन प्रजाति हो गई। और इसी का विस्तारित रूप क्या होता है, अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में माना जाता है, जो बड़े स्तर पे काम करता है। यानी यह प्राकृतिक पर्यावास के क्षेत्र में काफी विस्तृत होते हैं, इसी को कहा जाता है। अच्छा, रॉयल बंगाल टाइगर की स्थिति क्या है, तो साइट्स की परिशिष्ट में वन होता है और IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में जाना जाता है। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों ही अनुसूचियों में ये रखा गया है। और अगर हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो बाघ पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ ये उद्योग जैसे पर्यटन को भी लाभ पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि इनको देखने जाते हैं पर्यटन के तौर पे, जैसे जंगल सफारी करते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या होता है, मुख्य रूप से बाघ, चीता, इन्हीं सबको देखने जाते हैं, तो यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक की बात करें तो ये हमें आत्मबल, क्षमता और सुंदरता का प्रतीक भी है। इसलिए मैंने कहा ना ये बहुत क्यूट लगते हैं, ये बहुत ही क्यूट है, बस ये थोड़े खूंखार ज्यादा है दोस्तों, इनके पास जाओगे तो ये पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। और बात करें आत्मबल की और क्षमता की, तो मतलब कहते हैं कि हम भाई कि हमारे पास जो है कि शेर जैसी ताकत होनी चाहिए, तो किस शेर जैसी है, रॉयल बंगाल टाइगर जैसी, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। और सबसे बड़ी बात की एकांत प्रिय होती है, अकेले में रहना पसंद करते हैं और अपने क्षेत्र में ही रहने वाले प्राणी होते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए कुछ और भी उपाय किए जाते हैं, जैसे TX2। अगर आप देखोगे तमिलनाडु का सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है, इसको TX2 का उपलब्धि मिली थी। और उत्तर प्रदेश का जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है उसको भी TX2 का पुरस्कार मिल गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग करके भी टाइगर कंजर्वेशन किया था। साथ ही साथ सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जो है, जो 2018 में आई थी, मतलब 2010 में, वहां से इनके भी द्वारा जो है कि काम किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके बारे में हमें डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होगा NTCA, अर्थात कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसने भारत में बाघ, सपरभक्षी और शिकार की स्थिति पर एक 2022 की रिपोर्ट जारी की है और साथ ही साथ भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, प्रभावशीलता मूल्यांकन का 5वां चक्र पर फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। MEE, इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। इसकी बात की जा रही है कि MEE का 5वां चक्र पे भी इन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी। तो यहाँ से टॉपिक चर्चा में आता है NTCA। रिपोर्ट चर्चा में नहीं आएगी, NTCA चर्चा में आएगा कि NTCA क्या है। बार बार ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या होती है, तो इसको बताने के लिए कि जब वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसी में संशोधन करके NTCA को एक सांविधिक निकाय का रूप दिया गया, वो भी 2006 में। और इसकी बात करें तो इसकी स्थापना टाइगर फोर्स की सिफारिश पर 2005 में हुई थी, लेकिन 2006 में इसको एक सांविधिक निकाय दे दिया गया, अर्थात स्टैच्यूटरी बॉडी कह दिया गया। इसकी संरचना में क्या होंगे, केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष कहलाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के जो राज्य मंत्री होंगे वो इसके उपाध्यक्ष कहलाएंगे। साथ में संसद के इसमें 3 सदस्य भी शामिल होंगे और केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के जो सचिव होंगे तथा अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। तो कहने का मतलब है कि एक ही मंत्रालय के अध्यक्ष बनेंगे, राज्य मंत्री जो एक उपाध्यक्ष बनेंगे, बाकी जो सचिव और अन्य सदस्य इसमें रहेंगे। और इसे लागू करने वाला मंत्रालय भी यही होगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उद्देश्य क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर को सांविधिक प्राधिकार और मान्यता प्रदान करना, इसके बारे में केंद्र और राज्यों की जवाबदेही को बढ़ाना, साथ ही साथ संसदीय निरीक्षण सुव्यवस्थित करना या सुनिश्चित करना बाघ संरक्षण के लिए, और टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनकी आजीविका से जुड़े हितों का समाधान करना। क्योंकि अगर जब हम टाइगर रिजर्व जो है कि घोषित करते हैं तो वहाँ के बफर जोन में, कोर जोन में, सीमांत जोन में बहुत सारी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड हो जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी सीमित हो जाती हैं। कोर जोन में तो बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, लेकिन जो बफर और सीमांत
जोन में भी है वहां पे भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, कुछ एक्टिविटी पे प्रतिबंध हो जाता है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनकी आजीविका खतरे में आती है और उनके लिए आप क्या प्रस्तुत कर सकते हो समाधान, ये सारी जानकारी या सारी चीजें एनटीसीए के द्वारा ही सॉल्व की जाती हैं। इसके बाद इन्होंने 2019 में कैमरा टैप आधारित सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण अभियान संचालित किया, जिसे एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी मिल चुका है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई थी 2022 की, तो अगर हम देखते हैं दुनिया भर में पाए जाने वाले जो भी बाघ हैं उनमें लगभग 75% आबादी भारत में मौजूद है। और अगर हम देखें कौन कौन से क्षेत्रों में भारत में वृद्धि हुई है, तो मध्य भारत हो गया, जैसे एमपी वगैरह के क्षेत्र हो गए, शिवालिक की पहाड़ियां हो गई और गंगा के मैदान, इनमें बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। एम स्ट्रिप्स क्या होता है, कैमरा ट्रैप क्या होता है? एम स्ट्रिप एक तरीके की तकनीक होती है जिसमें बाघ के पर्यावरण क्षेत्र से जानकारी एकत्र करके जीपीएस के और रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है कि कितने बाघों की संख्या है, तो संख्या काउंट किया जाता है। लेकिन जहां जहां पर मान लेते हैं कैमरा टैप लगता है तो वहां पे सर्वेक्षण बाघों की आबादी और घनत्व का भी अनुमान लगाया जाता है। एक और मेथड होता है कि जहां पर कैमरा की ट्रैपिंग भी संभव नहीं हो पाती, वहां के बाघों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए मॉलिक्यूलर टूल्स का उपयोग करते हैं, अर्थात उनके स्केट्स, अर्थात जो उनका पॉटी होता है, मल होता है, उसकी सहायता से हम डीएनए टेस्ट करते हैं और फिर पता चलता है कि किसी बाघ का है या किसी इंसान का है या किसी जानवर का है, तो वहां से उनकी काउंटिंग को और तरीके से हम इफेक्टिवली काउंट कर पाते हैं। 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि 2018 में तो दोस्तों कितने बाघ थे हमारे यहाँ, 2967 यानी 2967 थे, लेकिन 2022 के अंतर्गत 3682 हमारे यहाँ पूरे बाघ हो चुके हैं, जिसकी उच्चतम सीमा इन्होंने अनुमानित मांग ली थी कि 3925 हो सकते हैं, लेकिन औसतन संख्या को ही अप्रूवल दी गई है 3682 पे कि लगभग 3682 जो है कि बाघ हो चुके हैं, जो 2967 से बढ़ चुके हैं। और ये जो वृद्धि हुई सबसे अधिक एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड। एमपी में 526 से बढ़ के 785 हो गए, कर्नाटक में 524 से बढ़ के 563 हो गए और उत्तराखंड में 442 से बढ़ के 560 हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां पे बिल्कुल भी बाघ नहीं है, जैसे नागालैंड में अगर आप देखोगे दोनों ईयर जो है कि 0 है, मिजोरम में देखोगे तो यहाँ पर भी एक भी बाघ नहीं है। तो ऐसे ये मतलब कि पूरे भारत में आप 2 स्टेट ऐसे देखोगे जहां पे कोई भी बाघ नहीं है। और अगर टाइगर रिजर्व की बात करें कि कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व है जहां पे सबसे अधिक बाघों की वृद्धि देखी गई है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, जहां पे 231 से 260 देखने को मिले हैं, और बांदीपुर की बात करेंगे 126 से 150, यानी ये 2 क्रम से हैं। सबसे अधिक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है कि जितना वो आपने 3682 टाइगर पड़े हैं, उनमें से अकेले 260 तो केवल और केवल जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, जो कि हैली के नाम से भी जाना जाता था, और सेकंड नंबर पे बांदीपुर है। कुछ ऐसे भी टाइगर रिजर्व है जिसमें बाघ है ही नहीं, जैसे दंपा जो मिजोरम का है, फिर कामलांग अरुणाचल प्रदेश का, कवाल तेलंगाना का है, सतकोसिया ओडिशा का है, सह्याद्री महाराष्ट्र का है। तो ये कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर एक भी जो है कि टाइगर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आगे की और रिपोर्ट में, तो एक जो इसकी MEE अर्थात कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का जो 5वां चक्र शुरू हुआ, इसमें बस ये देखना है कि जो MEE है ये 2006 में शुरू किया गया था, और NTCA और साथ ही साथ भारतीय वन्य जीव संस्थान, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको संचालित किया गया। किसके संयुक्त रूप से संचालित किया गया? बाकी अगर आप इसके जो 5वें चक्र की रिपोर्ट के बारे में बात करोगे कि इसमें क्या क्या मिला, तो बस इसमें आपको केवल 2 बातें याद रखनी है कि एक तो 51 टाइगर रिजर्व्स का इसमें मूल्यांकन किया गया था, जबकि है कितने 55 में, मतलब वर्तमान में 55 है, लेकिन यहाँ पे 51 टाइगर रिजर्व का एवोल्यूशन किया गया। और सबसे बढ़िया बात कि केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन करने वाले टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया कि सबसे अच्छा प्रबंधन या मैनेजमेंट टाइगर रिजर्व कौन करता है? पेरियार वाला करता है। और इसकी रिपोर्ट के अंतर्गत देश के किसी भी टाइगर रिजर्व को खराब प्रबंधन की श्रेणी में नहीं देखा गया है, अर्थात कुछ ना कुछ बेहतर प्रबंधन सभी टाइगर रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जो प्रबंधन किया वो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में किया गया है। अब यहाँ पर और बाघ से संबंधित और भी कुछ सुर्खियां हैं, जैसे अगर आप देखोगे जो अभी 55 नंबर का टाइगर रिजर्व शुरू किया गया है धौलपुर करौली के नाम से, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। ये NTCA ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व यानी कि DKTR की अंतिम मंजूरी दे दी है, और ये देश का 55वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कितना? 55वां। इससे पहले 54 नंबर पे MP में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अधिसूचित कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार अधिसूचित करती है। कभी कभी पूछ लेता है कि क्या टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार अधिसूचित करती है, तो हम कहते हैं नहीं, ये राज्य सरकार अधिसूचित करती है कि उसके क्षेत्र में, उसके राज्य के अंतर्गत कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो टाइगर रिजर्व बन सकते हैं। तो यहाँ पे कौन अधिसूचित करेगा? राज्य सरकार। परंतु
उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत एनटीसीए की सलाह पर ही इसको अधिसूचित किया सकता है। अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से सलाह करेगी स्टेट, और जब स्टेट सलाह कर लेती है और एनटीसीए मंजूरी दे देता है तो जो है कि राज्य सरकार उसे अधिसूचित कर सकती है। अर्थात इसमें केंद्र सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है, ये स्टेटमेंट आता है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो पूर्वी राजस्थान के धौलपुर और करौली जिलों के बीच में फैला हुआ है, इन दो जिलों के बीच में है, और इस तरीके से राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कितना? 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इससे पहले 4 कौन से हैं? तो रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विषधारी है। तो इस तरीके से आप देखोगे 4 टाइगर रिजर्व हैं, और जो 4th नंबर पर भी लेटेस्ट बना था 2022 में, ये रामगढ़ विषधारी का बना था। और अब जो 2023 में कौन सा बना है? धौलपुर करौली बन गया है। इसके नजदीक से चंबल नदी जो है कि समीप से बहती है, जो कि यमुना की सहायक नदी है, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, क्योंकि रेगिस्तान में शुष्क वनस्पति मिलती है, अर्थात बारिश नहीं होती, वहां पे मौसम सूखा रहता है, तो शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा। इसी के बाद एक और हम प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे, टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, अर्थात कि बाघों के स्थानांतरण पे हम बात करेंगे। भारत के अंतर्गत ये पहली अंतर्राज्यीय थी। अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना क्यों विफल हो गई? क्योंकि एनटीसीए ने 2018 में बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत की थी। कब की थी? 2018 में। किसने की? एनटीसीए ने। इसके अंतर्गत 2 बाघों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से 1 बाघ महावीर और बांधवगढ़ से 1 बाघिन सुंदरी को ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। कहां पे स्थानांतरित किया गया? परंतु इनकी जो है कि ये विफल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु हो गई थी इस वजह से। अब इसमें परियोजना की विफलता का कारण क्या है? कि बाघों के शिकार की कम उपलब्धता होती है। बाघों के लिए जो शिकार होते हैं यानी भोजन होता है वो कम उपलब्ध होते हैं। कर्मचारियों में आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी होती है। बाघों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव होता है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रदान की गई धनराशि अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग हो जाती है, और बाघ और मानव के बीच में जो संघर्ष बढ़ रहा होता है इसलिए। अर्थात ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में शिकार की अवस्था कम थी, मतलब जो शेर है वो अगर अपना भोजन कैसे खाएगा जब वहां पे कोई शिकार नहीं होगा, अर्थात कोई छोटे छोटे जानवर नहीं होंगे। साथ ही साथ जो आसपास की जनजातीय समुदाय है वो भी इनके शिकार कर लेते थे शेरों का। इस वजह से ये योजना विफल हो गई, और फाइनली जो है कि इसको फिर प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। एनटीसीए ने 2018 में इसको शुरू किया था। अभी IUCN और ये 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन हम प्रोजेक्ट चीता की बात करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट चीता नामीबिया और साउथ अफ्रीका से शेरों को लाया गया, चीतों को, जिसमें कि 8 नामीबिया से आए थे और 12 साउथ अफ्रीका से आए थे। इस हिसाब पे आप देखोगे कि 20 टाइप जो चीता थे वो हमारे यहाँ आए थे, और इसके लिए प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया था। पढ़ते हैं। एनटीसीए ने चीता परियोजना की निगरानी के लिए एक CPSC का गठन किया है। चीता परियोजना संचालन समिति का गठन कर दिया है। तो CPSC के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसको स्पेशली 11 सदस्यीय CPSC में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एनटीसीए ने ये जो CPSC बनाया है, जिसको हम कहते हैं चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, उनकी देखभाल करने के लिए, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ क्यों शामिल हुए? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो चीते लाए गए, तो उसमें 1 से 2 चीते जो है कि मर गए, यानी वो नहीं सुरक्षित रह पाए। इसके पीछे हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो विशेषज्ञ होंगे, जो वहां की जलवायु की ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर भारत की जलवायु को देखें कि कौन सा क्षेत्र ऐसा हो सकता है जो इनके लिए सुटेबल होगा। इसीलिए जो है कि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया गया, और चीता परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी, और यह 2 साल तक प्रभावी रहेगी, ताकि 2 साल तक ऑब्जर्वेशन हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों से जब पैदा हुए शावक थे तो उनकी मौत हो गई। अर्थात चीते तो जो है कि यंग हो चुके थे, वयस्क हो चुके थे, इसीलिए वो अपने नए एनवायरनमेंट पे तो ढल गए, लेकिन जो उनके बच्चे पैदा हुए जिनमें वही जीन है जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की मतलब अफ्रीका की जलवायु को झेल सकते थे। तो बचपन में सामान्यतः क्या होता है, इंसान के बच्चे को भी ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर समय। तो वो तो जानवर के बच्चे थे जिनके पास कोई केयर की संभावना नहीं थी, स्वतः जलवायु के माध्यम से वो केयर हो सकते थे, लेकिन वो जलवायु उनको अफ्रीका में नहीं मिली, भारत में मिली। इस वजह से भी उनके शावकों की मृत्यु हो गई, और इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गई, और इसीलिए CPSC का गठन किया गया। प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझनी होगी कि जो प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया है उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषता है। पहली चीज कि 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में देश के अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। अभी क्या है, अभी कूनो में ही किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है, वहीं पर दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जो अधिकतर चीते थे, 12 चीते लगभग दक्षिण अफ्रीका से, और नामीबिया से जो 8 थे।
सबको कोनों में रखा गया। लेकिन अब ये बात हो रही है कि अगर शावक मर रहे हैं तो हम ऐसी भी जलवायु ढूंढे जो और भी राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ जो टाइगर रिजर्व है उनमें जो है कि हो सकता है संभावना बने उनको चीतों को सुरक्षित रखने के लिए। तो देश के अलग अलग जो है कि कम से कम 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में। 5 टाइगर रिजर्व ऐसे होंगे अगले 5 वर्षों में, ठीक है। और इसका क्रियान्वयन एनटीसीए ही कर रहा है, क्योंकि चीते हो गए चाहे बाघ हो गए, इनका क्रियान्वयन एनटीसीए ही कर रहा है। जिसके लिए फंड की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण यानी कैंपा के नाम से भी प्राप्त हो रहा है। तो कैंपा प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो फंडिंग हो रही है वो प्राप्त हो रही है। 1952 में हमारे यहाँ भारत में पहले ही जो है कि चीते विलुप्त हो गए थे और 1947 के बाद देश में विलुप्त होने वाली एकमात्र ये बड़ी जंगली स्तनधारी प्रजाति थी। लेकिन अब इसको वापस जो है कि चीतों को भारत में बसाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि अन्य चयनित क्षेत्रों में एक तो मध्य प्रदेश में नौरादेही है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया जहां पे चीतों को बसाने की भी योजना बनाई गई है। हालांकि कूनो नेशनल पार्क तो है ही है, लेकिन अब यहां पर ही फोकस किया रहा है। इसके साथ केंद्र सरकार ने बन्नी घास के मैदान जो राजस्थान में है, यहाँ पे चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। नामीबिया से 8 और अफ्रीका से 12 जो चीते आए थे कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए थे। इस तरह 20 चीते हो चुके हैं, लेकिन अगले 5 वर्ष में हम लगभग 50 जो है कि चीतों का और पुनर्वास करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए अलग अलग टाइगर रिजर्व को घोषित किया जाएगा। टाइगर रिजर्व की जलवायु को देखा जा रहा है जो कूनो के साथ हो या तो फिर कूनो से अलग हो, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मैच करती हो। अफ्रीका चीता के बारे में बात करेंगे जो हमारे यहाँ भारत में आ रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि साइट्स के परिशिष्ट वन के अंतर्गत जो है कि इसको संरक्षित रखा गया है। आईयूसीएन में अफ्रीकन चीतर को जो है कि वल्नरेबल और एशियाई चीतर को क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्टेटस में रखा गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और अफ्रीका जो चीता आया है हमारे यहाँ, उसकी विशेषता क्या है कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ता है ये। और ये कम से कम अगर आप देखोगे तो दिनचर होते हैं, यानी दिन में शिकार करते हैं। बिग कैट्स अर्थात शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर के विपरीत ये चीते दहाड़ते नहीं है। अर्थात जो आप देखोगे शेर वगैरह जो होते दहाड़ते हैं, लेकिन अगर आप गौर करो तो चीते दहाड़ते नहीं है जो अफ्रीका से आते हैं। और इनका गर्भकाल बहुत छोटा होता है, केवल 93 दिन में ये बच्चे दे सकती हैं। 3 तरह के सामाजिक समूहों में रहते हैं, एक तो मादा, उनके शावक, नर समूह और एकल नर। अर्थात या तो ये जो है कि मादा के साथ उनके बच्चों के साथ रहती है, जैसे मान लो कि शावक है और उनकी माँ है, तो ये 2 लोग रहते हैं आपस में ग्रुप के रूप में, जो भी 2-3 बच्चे हो गए। या फिर जो नर का समूह होता है मेल का, वो एक साथ रहते हैं। या कभी कभी नर क्या होता है अकेले भी रहता है, ठीक है, जो कह सकते हो आज की भाषा में जिसकी शादी ब्याह नहीं हुआ होता है वो अकेले रहता है बेचारा। तो उस सेंस में अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे, हाथियों के बारे में बात करेंगे। तो क्या रिपोर्ट आई है, भारत के राष्ट्रपति महोदय जी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व में, जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, यहाँ पे गज उत्सव में शामिल हुए, पार्टिसिपेट किया। और प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो 1992 में जब इसको शुरू किया गया था, तो अब जो है कि कितने हो गए 2023 में 30 साल पूरे कंप्लीट हो गए और इसी में राष्ट्रपति जी शामिल हुए। बात आती है काजीरंगा नेशनल पार्क अगर चर्चा में, तो इसकी विशेषता के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के किनारे पर स्थित है, पहली बात, क्योंकि पूर्वी जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र है। साथ ही साथ काजीरंगा के उत्तर में आप देखो कि ब्रह्मपुत्रा नदी भी बहती है और दक्षिण में कार्बी आंगलांग करके जो पहाड़ियां, दक्षिण में कार्बी आंगलांग की पहाड़ियां, उत्तर में जो है कि ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 2006 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दे दिया गया था। और ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी ये प्रमुख इसमें नदियां हैं। और चौड़ी पत्ती वाले उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति मिलती है। आर्द्र वन क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उसके माध्यम से जो बारिश होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो होती है सदाबहारी वनस्पति, लेकिन इसके और अंदर में जाओगे तो जहाँ पे बारिश थोड़ी कम हो जाती है वहाँ पे आर्द्र वनस्पति देखने को मिलती है। और कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व माना जाता है। मैसूर जो हाथी रिजर्व है भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। हाथी परियोजना की बात करेंगे, प्रोजेक्ट हाथी की, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1992 में इसको प्रारंभ किया। केंद्र प्रायोजित योजना है। जिस तरीके से प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट आपका टाइगर है, ठीक है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सभी केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें हाथियों के पर्यावास वाले प्रमुख राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए, जिससे वो राज्य क्या करें, उन हाथियों के संरक्षण के लिए नए नए इनिशिएटिव ले सकें। पैसे रहेंगे, टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम हाथियों की सुरक्षा कर सकेंगे। और भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं जो कि लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैले हुए हैं। और कितने जो है कि टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों, 55 टाइगर रिजर्व भी हैं। तमिलनाडु और असम में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है। जैसे मैंने बताया कि एमपी में जो है कि सबसे अधिक हाथी टाइगर रिजर्व है, वैसे ही तमिलनाडु और एमपी में
असम में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है, लगभग 5, फिर केरल में 4, ओडिशा में 3, और सबसे बड़ा जो हाथी रिजर्व है ना वो कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व है, जबकि ये सबसे अधिक हाथी रिजर्व की संख्या में नहीं आता, लेकिन सबसे बड़े क्षेत्रफल में हाथी रिजर्व मैसूर का होता है। भारत के जो हाथी गलियारे हैं यानी कि एलिफेंट कॉरिडोर जो डेवलप किए जाते हैं, वो पश्चिम बंगाल में हाथी गलियारों की संख्या सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में हाथी गलियारों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि यहाँ पे लगभग 6 जो है कि हाथी गलियारे मिलते हैं। भारत और नेपाल के बीच 6 राष्ट्रपारीय हाथी गलियारे, क्योंकि देखिए जंगल की कोई सीमा नहीं हो सकती, हाथियों की कोई सीमा नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि ये हाथी भारत से बाहर नहीं जा सकता, इसकी नागरिकता है या इसका कोई वीजा पासपोर्ट है। भाई वो जंगल के प्राणी है, वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो जिस रूट को फॉलो करते हैं अक्सर आने जाने के लिए या खेलने के लिए, कूदने के लिए, अपने भोजन के लिए, वो रूट हमारा भारत और नेपाल के बीच में आता है, इसलिए हम उसको अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर मान के चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो भारतीय हाथी है उसके बारे में। देखिए भारतीय हाथी अत्यधिक बुद्धिमान और कैसा प्राणी है, अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी है। ये दुख और करुणा महसूस करने वाला जटिल व्यवहार भी प्रदर्शित करता है, और इनका जो नेतृत्व होता है इनके झुंड का, वो सबसे बड़ी जो हथनी होती है लेडीज मादा वो करती है, जिसको हम कुल माता भी कहते हैं। गर्भकाल इनका सबसे लंबा होता है, लगभग 18 से 22 महीने में ये अपने बच्चे को जन्म देती हैं। और इनकी अगर हम स्टेटस की बात करें तो IUCN के अंतर्गत ये एंडेंजर्ड है, साइट्स की परिशिष्ट वन में आते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के अंतर्गत ये आते हैं। अब यहाँ पर हम पर्यावास को देख लेते हैं अगर हम, तो देखिए ये मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी और उत्तरी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। सामान्यतः कहा जाए तो लगभग पूरे भारत में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो है कि पाए जाते हैं, केवल किसको छोड़ के, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ के, खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह को छोड़ के। वन्य एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी केवल और केवल भारत में पाई जाती है। जैसे पूरे विश्व के 73% बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं, वैसे ही पूरे एशिया के जितने भी एलिफेंट हैं उसके 60% तो भारत में पाए जाते हैं। और जब इनकी ये गणना की गई थी 2017 में, तो भारत की जो संख्या थी भारत में हाथियों की 29,964 हाथी थे। कितने? 29,964। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, उसके बाद असम और केरल का स्थान आता है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम बाघ की बात करेंगे तो टाइगर रिजर्व में सबसे पहला स्थान MP का है, फिर उसके बाद कर्नाटक का है जहाँ पे 560 के आसपास टाइगर पाए जाते हैं, और MP में आपके 760 के आसपास हो चुके हैं। तो इस तरीके से हाथियों की संख्या में कर्नाटक नंबर 1 है, असम दूसरे पे, केरल तीसरे में है। हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं? जैसे AI आधारित सेंसर तैयार किया गया गजराज करके, जो रेलवे दुर्घटना से हाथियों की मौत को बचाएगा। जैसे रेलवे हाथी जो ट्रैक होंगे उसके आसपास AI जो है कि गजराज को स्टैब्लिश किया जाएगा जगह जगह, जो हाथियों के कॉरिडोर होते हैं जंगल वाले, ताकि रेलवे ड्राइवर को आसपास हाथियों के होने की पहचान हो सके, यानी कि उनको संकेत मिल सके और वो गाड़ी को या तो स्लो करके ले चले ताकि ब्रेक आसानी से लगा ले, या फिर धीरे धीरे करके रोक दे। इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद प्रत्येक 5 साल में हाथियों की गणना भी की जाएगी। इसलिए अभी 2017 में हुई थी और 2022 में जो है कि गणना हुई, लेकिन उसके अभी डेटा नहीं आए हैं। और असम में देसी प्रजाति के पेड़ भी लगाए गए हैं, जैसे आंवला, बेल, गम्हारी, जामुन, भुमरा, अर्जुन, ये वृक्ष प्रजातियों भी आदि इसमें शामिल है, जिससे हाथियों के लिए जो है कि सुरक्षा की जा सके। अब आते हैं हम स्टेट ऑफ राइनो। तो यहाँ पर अब हम लोग स्टेट ऑफ राइनो मतलब कि स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट जो आई है 2023, इस पर विचार कर लेते हैं कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो 2023 की रिपोर्ट जारी की। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि ये जो राइनो मतलब कि एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, इनको राइनो कहते हैं, राइनोसोर भी कह देते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये भारत ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने जारी की है, क्योंकि राइनो की जो 6 प्रजातियां हैं मुख्य रूप से, उनकी रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये जो IRF है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, इसकी स्थापना 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के नाम से स्थापित की गई थी। ठीक है, इस नाम से स्थापित की गई थी। और वर्तमान में सभी 5 जीवित गैंडा प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्य किया जा रहा है। कितने? 5 जीवित प्रजातियां, 1 2 3 4 5, ये पांचों हैं। अगर हम बात करें भारत और नेपाल में, तो एक सींग वाले गैंडे की आबादी लगातार बढ़ रही है और इन्हें भारतीय गैंडा भी कहा जाता है। यानी कि भारत सरकार और नेपाल सरकार के साथ लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो हम गैंडों की जो है कि संख्या को बढ़ा पा रहे हैं। लगातार अवैध शिकार होने के बावजूद भी हम अपने यहाँ जो काले गैंडे हैं, ब्लैक राइनो, इनकी भी आबादी बढ़ रही है, यानी कि ये भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो सफेद गैंडे हैं और जो सुमात्रन गैंडे, इनकी संख्या में कमी आ रही है। जबकि हमें क्या करना है कि अगर हमने भारतीय गैंडे और ब्लैक गैंडों को जो है कि बचाने में सफलता प्राप्त की, तो बाकी और गैंडों की प्रजातियों को भी सुरक्षित करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में ये रिपोर्ट आई है। लेकिन उससे पहले हम गैंडों के बारे में पढ़ लेते कि है क्या। तो देखिए, इंडियन राइनो जो भारतीय गैंडे हैं, इनकी जो स्टेटस देखेंगे तो IUCN में वल्नरेबल यूनिट्स में आते हैं और साइट्स में ये जो कि परसिस्ट वन में है। साथ ही साथ भारतीय वन्यजीव
जो अधिनियम है उसकी अनुसूची 1 में है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप यहाँ पे जूम कर लो तो इसको लिखा है कि पुनर्प्राप्ति प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत ये शामिल 22 प्रजातियों की सूची में भी ये शामिल है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हो चुकी जो विलुप्त के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए हम नए नए प्रयास जो कर रहे हैं उसके अंतर्गत 22 प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति के कगार पे हैं, तो उन्हें पुनर्प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आपके इंडियन राइनो भी शामिल है। तो यहाँ पर पहले हमें गैंडों के बारे में जानना पड़ेगा क्या होते हैं। दुनिया में गैंडों की कुल 5 प्रजातियां होती हैं दोस्तों। 3 प्रजातियां एशिया में है और 2 प्रजातियां अफ्रीका में। एशिया में कौन सी है? सुमात्रा, जावा और भारतीय। जबकि भारतीय प्रजाति सामान्यतः इसकी वृद्धि देखने को मिली, लेकिन सुमात्रन जो है कि गैंडों के कमी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो अफ्रीका की 2 प्रजातियां होती है उसमें एक सफेद गैंडा जो कि व्हाइट राइनो, इसकी भी संख्या में कमी हो रही है, और काला गैंडा यानी ब्लैक राइनो, इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो अभी जो हमने पढ़ा कि इंडियन राइनो और साथ में ब्लैक राइनो, इन दोनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि सुमात्रन और सफेद गैंडों की संख्या में कमी हो रही है। गैंडे की जो सींग होते हैं वो केराटिन से बने होते हैं और ये प्रति वर्ष 7 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ते रहते हैं। गैंडे एक अच्छे तैराक होते हैं और नदियों को आसानी से पार भी कर लेते हैं, कितनी भी गहरी नदी हो। भारतीय गैंडों के बारे में बात करेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी ये राइनो प्रजाति, सबसे बड़ी भारत की है, और साथ ही साथ ये आमतौर पर अकेले रहते हैं। बस मादाएं अपने छोटे बच्चों के साथ रहती, नहीं तो जो गैंडे होते हैं वो अकेले रहते हैं। नर गैंडे अपनी पसंदीदा पर्यावास पर अधिकार करने के लिए हिंसक लड़ाई करते हैं। अगर उन्हें कोई घर पसंद आ गया ना तो उस पर कब्जा कर लेंगे लोग, अवैध कब्जा, उसके लिए चाहे वहां के निवासियों को मारना पड़ जाए। तो ये संघर्ष बहुत करते हैं। अत्यधिक गर्मी की स्थिति में गैंडे क्या करते हैं, अक्सर कीचड़ युक्त जल में रहते हैं ताकि उनकी बॉडी ठंडी रहती है। तो ये इनकी जो है कि एक आक्रामक प्रजाति भी, कि अपना घर नहीं बनाएंगे, बना बनाया जो घर पसंद आ गया ना महल, उस पर अवैध कब्जा हो जाता है इनका। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों इनका शिकार किया था, क्योंकि इनका जो सींग होते हैं बहुत कीमती होते हैं और पारंपरिक एशियाई दवाओं के घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इस वजह से उनके मुख्य अधिवास का जो विनाश हो रहा है, इन सभी चीजों की वजह से इनके सामने खतरे आ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक आवास की बात करोगे तो जलोढ़, तराई, दुआर, सवाना घास भूमि और नदी के तट के समीप रहते हैं। कौन सी घास भूमि है? तराई दुआर जिसे हम लोग कहते हैं। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, भारत में पाए जाते हैं और भारत में सबसे अधिक इनकी आबादी है, भारतीय राइनो की लगभग 85% के आसपास। और भारत में भी कहां पाए थे? मुख्य रूप से असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और उत्तर प्रदेश। असम में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें जो है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए मुख्य रूप से उसे डेवलप किया गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश का जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसमें भी हमें गैंडे बहुत रूप में मिलते हैं। इन गैंडों की जो वैश्विक आबादी 71%, 2022 की गणना के अनुसार 2895 ये असम में पाया जाता है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसी के लिए मुख्य रूप से पाता है। अर्थात वैश्विक आबादी जितनी भी है ना गैंडों की, 5 गैंडों की, उसके अंतर्गत 71% जो है कि असम में पाए जाते हैं। गैंडों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए, तो राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण जो रणनीति है 2019 लाई गई, और एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 को लागू किया जा रहा है। इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया है, जो असम वन विभाग और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन का एक संयुक्त कार्यक्रम, यानी कि असम का वन विभाग शामिल है, साथ ही साथ WWF इंडिया शामिल है इसमें, और IRF इसका मतलब इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से ये गैंडों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर्स, यानी जो गिद्ध है उनके लिए और कौन कौन सी नई दवाएं हैं जो प्रतिबंधित की जा रही हैं। तो यहाँ पर हम मुद्दे को पढ़ेंगे। मुद्दा ये है कि औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड, जिसको हम लोग कह सकते हैं DTAB, यानी कि डी टैब ने गिद्धों के लिए हानिकारक 2 अन्य दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। इसकी सिफारिश की गई 2 अन्य दवा, क्योंकि आपको पहले से भी पता होगा कि एक हमारे यहाँ दवा चलती थी जिसको डाइक्लोफेनेक कहा जाता था, डाइक्लोफेनेक कहा जाता था, डाइक्लोनोफेनॉक। ये एक पेन किलर दवा होती थी जो पशुओं को खिलाई जाती थी किसी घाव से बचने के लिए या किसी वजह से, और जब वो पशु मर जाते थे तो उनको कौन सफाई करता था? गिद्ध, क्योंकि गिद्ध को सामाजिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जितने भी सड़े गले जो मांस होते हैं, जो जानवर पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, उनको गिद्ध खा खा के जो है कि साफ कर देते थे पूरा का पूरा। तो एक तरीके से सफाई कर्मी भी कहते थे इनको। लेकिन जो भी डाइक्लोफेनेक हम खिलाते हैं पशुओं को, इनका जो अवशेष होता है वो फिर गिद्धों में जाता है और फिर जिसकी वजह से गिद्ध मरने लगे। लेकिन इसके साथ साथ 2 और दवाइयां हैं जो और भी हानिकारक है, उनको भी प्रतिबंधित करने के लिए सिफारिश की गई। वो 2 दवाइयां कौन सी है? एक है केटाप्रोफेन और दूसरा है एसिक्लोफेनॉक, यानी एसिक्लोफेनॉक और केटाप्रोफेन। हालांकि ये भी पेन किलर है जो डाइक्लोफेनेक के रिप्लेसमेंट के बाद आई थी। जब डाइक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया तब इनको लेके आया गया कि पशुओं के पेन किलर के लिए, लेकिन अब ये भी जो है कि कहीं ना कहीं हानिकारक हो रही है। तो डी टैब ने दवाओं से संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने वाला एक सर्वोच्च वैधानिक जो निकाय है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। और इसके बाद दवाओं पर प्रतिबंध की बात करेंगे तो अब वर्तमान में केटोप्रोफेन,
एसिक्लोफेनॉक और डाइक्लोफेनॉक और निमोसलाइड ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां हैं जो कि पशुओं के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन इन दवाओं को गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए हानिकारक माना जा रहा है। जो कि डाइक्लोफेनेक तो पहले से ही भारत में प्रतिबंधित है। और क्यों माना जा रहा है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि इनसे गुर्दे या किडनी को नुकसान पहुंचता है गिद्धों को, और जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म की क्रिया प्रभावित होती है और फाइनली फिर उनकी डेथ हो जाती है। गिद्धों के लिए हमने प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम शामिल किया, जिसके अंतर्गत हमने जो 22 प्रकार की प्रजातियां हैं, जैसे अभी हमने राइनो को पढ़ा और इसी तरीके से गिद्ध भी इसमें शामिल है। तो कई सारी अभी मैं प्रजातियां और आगे आपको बताते चलूंगा, लगभग 10 के आसपास में प्रजाति बता दूंगा जो इस 22 पुनर्प्राप्ति प्रजातियों के कार्यक्रम में शामिल है। तो स्पेशली आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी ऐसी 22 प्रजातियां जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति के कगार पे, उनको दोबारा पुनर्प्राप्ति के लिए लगातार सरकार कार्यक्रम चला रही है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कवक वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। लाल चंदन के लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल चंदन, पुष्पा भाई झुकेगा नहीं, वो मूवी देखी ना पुष्पा भाई की, कैसे लाल चंदनों की जो है कि स्मगलिंग वगैरह होती है, उसी से संबंधित ये मूवी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निजी कृषि भूमि से प्राप्त लाल चंदन के लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति में संशोधन किया है। कौन सी जमीन से? निजी कृषि भूमि। अगर कोई खेती करने वाला व्यक्ति है जो लाल चंदन की खेती भी कर रहा है, भाई वो अपने खेत पे कोई फसल नहीं पैदा कर रहा लेकिन लाल चंदन की वो खेती करता है, तो उसके चंदन की लकड़ी के निर्यात के संबंध में कुछ नीतियों में संशोधन किया गया। बैन नहीं किया गया, संशोधन किया गया। क्या संशोधन है? डीजीएफटी की बात करेंगे, ये जो है आपका विदेश व्यापार महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जिसे हम कह सकते हैं, इसने विदेश व्यापार विकास विनियमन अधिनियम 1992 में संशोधन करके विदेश व्यापार नीति 2023 में एक शक्ति प्राप्त करते संशोधन जारी किया। क्या कहा कि लाल चंदन का आयात प्रतिबंधित है और जबकि इसका निर्यात निषिद्ध किया गया, यानी कि आप आयात तो नहीं कर सकते, साथ ही साथ इसका निर्यात भी रिस्ट्रिक्टेड है। साथ ही इससे पहले डीजीएफटी ने 2019 में लट्ठे या जड़ों के रूप में लाल चंदन के निर्यात को अनुमति देने के लिए अपनी निर्यात नीति को संशोधन किया था। जो बड़ी बड़ी जो लकड़ियों के तने होते हैं, जब लाल चंदन बिल्कुल पक जाता, तैयार हो जाता है, या फिर उनकी जड़ें, लेकिन यह अनुमति भी तभी दी जा सकती थी जब लाल चंदन विशेष रूप से निजी कृषि भूमि या पट्टा भूमि से प्राप्त किया गया, अर्थात किसी किसान ने अपनी भूमि पे इसकी खेती की थी, तब आप इसको प्राप्त कर सकते हो, वो भी अनुमति के साथ। लेकिन अब जो हालिया संशोधन है वो अनुमति क्या देता है कि कृत्रिम रूप से उत्पादित किए गए या उगाए गए लाल चंदन के निर्यात के लिए वार्षिक कोटा कर दिया गया। निर्यात को प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है, लेकिन वार्षिक कोटा कर दिया गया। जैसे अगर कहा जाएगा कि हम लाल चंदन का निर्यात मान लो 100 टन करते हैं, कितना करते हैं? 100 टन, लेकिन अब एक कोटा तैयार कर दिया गया कि आप प्रति वर्ष केवल और केवल 40 टन ही निर्यात कर सकते हो, उससे ज्यादा आप निर्यात नहीं कर सकते हो। चाहे कोई भी व्यापारी हो, 40 टन से ज्यादा निर्यात नहीं कर सकता है। और लाल चंदन के जंगली सैंपल पर शून्य निर्यात कोटा रहेगा, यानी कि उस पर कोई भी कोटा नहीं रहेगा, शून्य निर्यात रहेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और लाल चंदन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए IUCN की स्थिति में एंडेंजर्ड है, क्योंकि ये जो वनस्पति है भारत में केवल और केवल दक्षिण भारत में पाया जाता है। इवन कि पूरे वर्ल्ड में केवल लाल चंदन भारत में ही पाया जाता है, और वो भी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई पहाड़ियों में थोड़ी सी जगहों पर पाया जाता है। सोचिए इतना जो है कि ये वल्नरेबल की स्थिति में है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 4 में आता है। साइट्स की परिशिष्ट सेकंड में आता है। अब बात करेंगे इसकी प्राप्ति स्थल, तो देखिए भारत की स्थानिक प्रजाति मानी जाती है, कि भारत में इसका केवल पेड़ होता है, और वो भी पेड़ आंध्र प्रदेश के वनों के अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं। इसकी वृद्धि क्या थी? बहुत धीमी गति से होती है, और ये लगभग 25 से 40 वर्षों के बाद ही तैयार हो पाता है। हालांकि लाल चंदन में प्रॉफिट बहुत है, अगर आप एक पेड़ को लगा दोगे तो हो सकता है वो 25-40 साल बाद जो है कि करीब 1 करोड़ रुपए का पेड़ बिकेगा, बहुत कीमती होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इसकी देखा जाए तो पकने की दर, यानी कि लाल चंदन के पूरे तैयार होने की दर लगभग 25 से 40 साल लग जाता है, और इतनी लंबी समय तक कोई इनकम ना होना ये बड़ा एक बोझिल काम लगता है, इसलिए लोग इसकी खेती नहीं करते। मतलब एक बार अगर आपने इसके पेड़ को लगा दिया ना तो 25-30 साल तक आप भूल जाओ कि हमने कोई खेती भी की है चंदन की नहीं। उस समय तो पता नहीं जिसने बोया होगा वही कहीं मर ना गया हो किसी वजह से। तो ऐसे में ये बहुत लेंथी प्रोसेस रहता है, इसलिए लोग ज्यादा इसको प्रेफर नहीं करते। और ये सूखा सहिष्णु वृक्ष प्रजाति है, यानी अगर पानी नहीं भी मिलेगा ना तब भी अपने आप को जीवित रख लेगा, सूखा से प्रतिरोधक क्षमता है इसके पास बहुत, ठीक है। जिसमें अलमुग हो गया, सैंडलवुड हो गया, रेड सैंडलवुड, रेड सैंडर्स, येरा चंदनम, रक्त चंदनम, अलग अलग प्रकार के जो है कि चंदन पाए जाते हैं। इनको अलग अलग नाम से जानता है। मुख्य रूप से इनको चिकित्सीय गुणों, पूरे एशियाई विशेष रूप से चीन में इसकी मांग ज्यादा होती है, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है ना कि ये साबुन आप लगाओ, ये सैंडलवुड से बना हुआ है, चंदन की लकड़ियों से बना हुआ है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें साइट्स की, जो कि वनस्पति, वन्य जीवों
कि लुप्त प्राय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन जो है साइट्स के बारे में, तो ये विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसको 1963 में आईयूसीएन के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए एक संकल्प के द्वारा पारित किया गया और फाइनली 1973 में फिर एक सहमति बनी वॉशिंगटन सहमति के नाम से और 1975 में इसको लागू कर दिया गया। तो 1973 में वॉशिंगटन सहमति के द्वारा इसकी स्थापना हुई और 1975 में इसको लागू किया गया, जिसका जो मुख्य रूप से काम क्या होता है कि वन्य जीव और वनस्पति इन दोनों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व को खतरे में न डाले। अर्थात ये सुनिश्चित करता है कि चाहे वो वनस्पति हो या वन्य जीव हो, इनके व्यापार के माध्यम से जो है कि इनकी वनस्पतियों को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इनके अस्तित्व को। फिर वहीं पे साइट्स की बात करेंगे तो साइट्स का सचिवालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। 184 इसके पक्षकार देश है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने साइट्स के लिए प्रबंधन के लिए प्राधिकरण एक तैयार किया गया, मैनेजमेंट अथॉरिटी साइट्स एमए के नाम से, जो कि वन्यजीव संरक्षण निदेशक भारत सरकार के तहत होता है। और एक और प्रोग्राम की बात करें माइक के नाम से, माइक अर्थात माइक यानी हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है और हाथियों की मौत के स्तर, रुझान और कारणों की पड़ताल की जाती है। भारत के अंतर्गत माइक कार्यक्रम की 10 साइटें हिस्से हैं, यानी कि भारत में जो 10 साइट ऐसी हैं एलिफेंट के लिए जो माइक कार्यक्रम का हिस्सा है, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन ये राष्ट्रीय कानून की जगह नहीं लेता है। जैसे साइट्स के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बाध्यकारी हैं, लेकिन आपके देश में अगर भारतीय वन्यजीव संरक्षण जैसे कानून बने हुए हैं तो उनको ये रिप्लेस नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आक्रामक विदेशी प्रजातियां। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आक्रामक विदेशी प्रजातियां। इसमें क्या है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर एक अंतर सरकारी मंच है जिसको IPBES के नाम से जानते हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर एक आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होती हैं, ये कैसे प्रॉब्लमेटिक होती है हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो आप देखोगे कि स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और मूल प्रजातियों पर एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित हो जाती हैं और अपना प्रसार फैलाती रहती है। जैसे अब विदेशी प्रजातियों में आपके प्राणी भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं, अन्य जीव जंतु भी होते हैं, जो कि मानव की गतिविधियों के माध्यम से जाने अनजाने में भारत में या किसी भी देश में प्रवेश कर जाते हैं। और सभी प्रकार की विदेशी प्रजातियां आक्रामक नहीं होती, ये चीज अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आप पढ़ के जाते हो कि विदेशी प्रजातियां अक्सर नुकसानदेह होती हैं। और यूपीएससी स्टेटमेंट देता है कि क्या सभी प्रकार की विदेशी प्रजातियां आक्रामक होती हैं, तो हम कहेंगे नहीं, सभी प्रकार की नहीं होती हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियां वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से बहुत नुकसान पहुंचाने वाले 5 प्रमुख कारकों में से एक मानी जाती है। और इसके बारे में सामान्य विशेषता क्या है कि बहुत तेजी से प्रजनन करती है और वृद्धि करती है, प्रसार करने की उच्च क्षमता होती है, अनुकूलित होने की क्षमता होती है, किसी भी देश में जाके उसकी एनवायरनमेंट के साथ, उसकी जलवायु के साथ अनुकूलित हो जाती है, और पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की भी क्षमता होती है, किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय क्षमता हो। अब इसमें ड्रॉबैक क्या होता है कि मान लो किसी वजह से कोई घास फूस हो गया, कोई जंगली क्षेत्र हो गया, कोई वृक्ष हो गया, कोई वनस्पति हो गई, ये सामान्यतः क्या करेगा कि हमारे भारत की जलवायु के अनुसार जो है कि हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा और अपना प्रसार कर लेगा, जो कि मृदा के लिए भी खराब होगा, वायु के लिए भी खराब होगा, स्थल खंड के लिए भी खराब होगा। इसीलिए इसको आक्रामक प्रजाति के रूप में जानते हैं। आक्रामक प्रजातियों के संबंध में एक विशेषज्ञों का समूह जो है, इट मींस की इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, जो कि आक्रामक प्रजातियों के संबंध में वैज्ञानिक और नीति निर्माण करने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क है, और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और किसने किसने किया था, तो IUCN और स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा गठित किया गया था, इन दोनों के सहयोग से। अब यहाँ पर बात करेंगे कि IPBES जो हम पढ़ रहे हैं कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पे जो अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच है, इसका मतलब है कि स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है पहली चीज, और ये राष्ट्र मतलब संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है, और 2012 में इसका गठन किया गया था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको जो सचिवालय की सुविधाएं होती है वो यूनेप देता है। यूनेप जो है कि सचिवालय की सुविधा देती है, और भारत सहित 144 सदस्य इसके देश हैं, मतलब कि इसके ये सदस्य हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसी के अंतर्गत भारत के अंतर्गत एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, इसको सर्वसम्मति से जब 32वां सत्र हो रहा था बैंकॉक में, तो इन्होंने भारत को 2 वर्षों के लिए 2023 और 2024 के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन पर स्थायी समिति का अध्यक्ष चुन लिया है। किसका, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन का भारत को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है, जो कि पौधों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्रों के बीच एक सहयोग की बात करता है। और इसका गठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी के बाद क्षेत्रीय निकाय के रूप में 1956 में गठित किया गया था। तो इस तरीके से एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन के भारत का अध्यक्ष बन चुका है भारत। और ये प्लांट प्रोटेक्शन की बात होती है, अर्थात पौधों के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे सुर्खियों में रही कुछ आक्रामक प्रजातियां हैं, कौन कौन सी जिसको भारत के अंतर्गत जो है कि हाईलाइट किया गया, चर्चित किया गया, तो देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी। जिसमें सबसे पहली आप देखोगे कि प्रोसोपिस चिलेंसिस,
प्रोसोपिस चिलेंसिस। ये क्या है भाई? अगर आप देखोगे तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 21 द्वीपों में देशज वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहा है। एक तरीके से वृक्ष की आक्रामक प्रजाति है। किसकी? वृक्ष की आक्रामक प्रजाति है, जो कि मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, वहां पर 21 द्वीपों में देशज वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके बाद देखोगे तो ये भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु के अंतर्गत, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो समुद्री आधारित है। शुष्क क्षेत्रों का ये सूखा प्रतिरोधी वृक्ष है, यानी कि अगर इसको वर्षा नहीं भी मिलेगी ना, पानी नहीं भी मिलेगा, तो भी ये जीवित रह सकता है। मुख्य रूप से 4 देशों की स्थानिक प्रजाति है, जो कि साउथ अमेरिका के देश है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू। यहाँ पर मुख्य रूप से ये उत्पादित की जाती है, यानी कि वहां पर ये पौधे देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको चिली मेक्साइट के नाम से भी जानते हैं। अब किसी भी वजह से मानव गतिविधि के माध्यम से, चाहे जाने अनजाने, या फिर मान लीजिए कि कोई हम सामान वहां से आयात करते कंटेनर के माध्यम से, तो हो सकता है उसमें ये वृक्ष का एक पौधा आ गया हो और भारत में किसी ने इसको लगा दिया, फिर धीरे धीरे ये ग्रो करता चला गया। तो चाहे वो जानबूझ के, चाहे वो अनजाने में आ जाता है और भारतीय जो कोस्टल रीजन या इन सब क्षेत्रों में नुकसान ये पहुंचा रहा है। ऐसी गैम्बूसिया की बात करेंगे। गैम्बूसिया खैर अच्छी बात है। गैम्बूसिया क्या है? एक तरीके से इसको मछली के रूप में जाना जाता है, जो कि मॉस्किटो फिश होती है, जो मच्छरों को खाने वाली मछली होती है। 2 आक्रामक इसकी प्रजातियां भारत के अलग अलग इकोसिस्टम में फैल गई हैं। पहली गैम्बूसिया एफिनिस की बात करेंगे, दूसरा गैम्बूसिया होलबुकरी की बात करेंगे। तो गैम्बूसिया एक मछली की प्रजाति जो कि एफिनिस और होलबुकरी है। मुख्य रूप से ये जैविक तरीके से मच्छरों पर यह नियंत्रण प्राप्त करती है, क्योंकि जो मच्छरों का लार्वा होता है, जिस नदी या जिस तालाब या जिस झील में या जिस भी रुके हुए पानी में, वहां पे इन मछलियों को छोड़ दोगे ना, तो ये मछली, जो मच्छरों के लार्वा होते हैं, जिससे मच्छर पैदा होते हैं, उन लार्वे को ये खा जाती है, जिससे कि मच्छर पैदा ही नहीं हो पाते। एक आम भाषा में कहा तो मच्छरों के जो भ्रूण होते हैं ना, लार्वा, उन्हीं को खा जाते हैं। जब भ्रूण नहीं रहेगा तो बच्चा भी नहीं होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल प्रजाति है और सामान्यतः हल्के जल यानी उथले जल में रहती है और सघन वनस्पति में प्रवेश कर वहां के मौजूद और लार्वा और प्यूपा को ये भक्षण कर जाती है। फिर कोनोकार्पस वृक्ष की बात करें, इसको एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति के रूप में हाईलाइट किया गया और गुजरात सरकार ने इसे उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि गुजरात क्षेत्र का जो कच्छ वनस्पति वाला क्षेत्र है ना, कच्छ वाला, वहां पर भी मैंग्रोव प्रजाति पाई जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। लेकिन ये जो कोनाकार्पस वृक्ष है, ये एक मैंग्रोव प्रजाति का वृक्ष है, लेकिन ये बहुत ही हानिकारक हो रहा है और तेलंगाना सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी है। ये सामान्यतः कॉम्ब्रेटेसी कुल का एक पुष्पीय पादपों की 2 प्रजातियों का एक जीनस है, जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति है। मुख्य रूप से इसको सजावटी पादपों के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि आजकल डेकोरेटिव आइटम का बहुत चलन हो गया। चाहे शादी पार्टी, कोई भी रैली आयोजन, कुछ भी देखे तो डेकोरेटेड बहुत किया जाता है और वहां पर ये सजावटी फूल के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन अब गुजरात और तेलंगाना ने मना कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर वहीं पे लुडविगिया पेरुवियाना की बात करेंगे तो ये खरपतवार है, घास एक आक्रामक, जो कि तमिलनाडु में हाथियों के पर्यावास और चारागाहों को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जो हाथी चारागाह के रूप में घास वगैरह खाते हैं, लेकिन ये जो आक्रामक प्रजाति है उन घासों को पैदा नहीं होने दे रही और ये नुकसानदायक घास अपने आप को जीवित रख रही है, जिसको हाथी खा के भी उनकी स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अधिकतर हिल स्टेशनों पर ये दलदलों में फैल जाती है और इन्हें स्थायी रूप से वायल भी कहा जाता है। छोटे पीले फूलों के कारण ये सजावटी पौधों के रूप में प्रयोग की जाती है और जल स्रोतों के किनारे सामान्यतः पाई जाती है। और तमिलनाडु ने 22 प्राथमिकता वाले आक्रामक पादपों में से एक इसको सूचित कर रखा है कि भाई इसे भी हम इसे नहीं पैदा करेंगे। रेड फायर चींटी कुछ खास नहीं थी। अब हम बात करेंगे संकटग्रस्त प्रजातियों की जो रेड लिस्ट होती है इसके बारे में, कि क्या होता है IUCN की रेड लिस्ट। यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसको, फिर हम आगे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होंगी जो डेंजर्ड कंडीशन में हो रही है, यानी कि विलुप्त हो रही है, उन पे हम चर्चा कर लेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की अपडेटेड एक रेड लिस्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि अब लगभग 44,000 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने का खतरा है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 2000 अधिक है। यानी पिछले वर्ष लगभग 42,000 प्रजातियां थी जो समानांतर रेड लिस्ट में थी, अर्थात कि खतरे में थी, और अब जो है कि 2000 और बढ़ गई, 44,000 हो गई हैं। और समानतः ध्यान देना कि ये पादप की भी प्रजाति हो सकती है और ये जीव जंतुओं की भी प्रजाति हो सकती है, केवल ये जीवों की या पादप की नहीं बल्कि दोनों की IUCN द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें चर्चा में मुख्य रूप से क्या, तो सैगा हिरण की बात करेंगे, जो कि पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था लेकिन अब नियर थ्रेटेंड की स्थिति में आ चुका है, यानी और भी खतरनाक स्थिति में आ चुका है। ऐसी ताजे पानी की जो 25% मछलियां हैं ये विलुप्त होने के कगार पे हैं और ताजे जल में कम से कम 17% जो है कि संकटग्रस्त मछलियां प्रजातियां जो है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मछलियां बेचारी अपना जीवन खो रही हैं, जबकि इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। केरल की खुद ताजे जल की 4 प्रकार की मछलियां ऐसी हैं जो लगभग जो है कि खतरे के निशान पर चल रही हैं। अगर आप देखोगे कि एंडेंजर्ड में साहजी कैटफिश, अब्दुल कलाम
कैटफिश, पेंजियो भुजिया कैटफिश और वल्नरेबल की स्थिति में गालव स्नेक हेड कैटफिश, ये जो है कि मुख्य रूप से जानी जाती है केरल की 4। अब रेड लिस्ट जो जारी होती है इसके बारे में बात करें तो ये विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जो प्रसार क्षेत्र, उनकी आबादी, पर्यावास, पारिस्थितिकी उपयोग, व्यापार, खतरों, संरक्षण प्रयासों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है कि किसी भी वनस्पति या प्रजाति के बारे में हम क्या जानकारी रख रहे हैं और कितना हम उसका प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रजातियों के समक्ष जो जोखिम होता है, इनके निर्धारण करने के लिए जो मानदंड है कि अगर ये मानदंड पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रजाति जोखिम में है, यानी कि खतरे में। जैसे उनकी आबादी में कमी हो रही है, उनका सीमित भौगोलिक सीमा हो रही है, छोटी और घटती हुई आबादी, बहुत छोटा और सीमित पर्यावास या विलुप्त होने के जोखिम होने पर मात्रात्मक विश्लेषण। तो ये 5-6 घटक अगर आपको देखने को मिल रहे हैं किसी प्रजाति के बारे में, तो इसका मतलब है कि वो IUCN की रेड लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो जो है कि काफी खतरनाक स्थिति में, और उसके ऊपर वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श करके उसको बचाने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पे IUCN के बारे में भी देख लो। 1948 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है और यह सतत विकास को आगे बढ़ाना, ऐसे न्यायसंगत विश्व का निर्माण करना जो प्रकृति के महत्व को समझे और उसका संरक्षण करे। सदस्यता की बात करेंगे तो सरकार और नागरिक समाज दोनों ही इसके सदस्य हो सकते हैं। अब यहाँ पर संरक्षित में रहे, कुछ सुर्खियों में रहे जो कि संरक्षित क्षेत्र है, जिनको हम प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में है, बुरा चपोरी असम में है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जितने भी आप देख रहे हो ना, इनके बारे में हम डिटेल से अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्यों चर्चा में आए हुए प्रोटेक्टेड एरियाज। या तो इसमें कोई वनस्पति को लेकर होगा या कोई सरकारी नीति को लेकर मुद्दा होगा। तो सबसे पहले हम कामलांग टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहली बार बटरफ्लाई वॉक नेचर ट्रेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बटरफ्लाई, क्योंकि तितली वगैरह बहुत यहाँ पर पाई जाती है, तो बटरफ्लाई वॉक नेचर ट्रेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये जो कामलांग टाइगर रिजर्व है, ये लोहित जिले में आता है, अरुणाचल प्रदेश के। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ग्लो झील जो है कि इस रिजर्व में ही स्थित है। और साथ ही साथ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में इसको घोषित किया, यानी इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज के रूप में। और नदी के रूप में यहाँ पे कामलांग भी है, तवा भी है, लंग भी है। वन के प्रकार की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और अल्पाइन तीनों प्रकार के वन है। यहाँ पर मुख्य रूप से हॉर्नबिल और हिमालयन पाम सीवेट पाए जाते हैं। अब देखो, ये जो टॉपिक चल रहा है आपका, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे चलेगा, लेकिन इसमें बस कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है ताकि आप उसको सुन लो, उसको रिवाइज कर लो। बस यही चीजें आपको वहां से पूछी जा सकती है। जैसे कामलांग के बारे में पूछा, कौन से राज्य में या कौन से जिले में, कौन सी नदी यहाँ से जाती है, क्या इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत रखा गया कि नहीं, यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यही कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है। और ऐसे ही पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो ज्यादा डिटेलिंग में इस पर नहीं करूंगा, केवल आपको रीड करूंगा और आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका आता है बूढ़ा छपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि इस अभ्यारण्य में 40 साल बाद जो है कि गैंडों की वापसी हुई है। अब इसकी बात करेंगे, बूढ़ा छापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि आपने मानस सुना है, काजीरंगा सुना है, लेकिन बूढ़ा छापेरी नहीं सुना है। और ये असम के सोनितपुर जिले में, अर्थात असम में देखा जाए तो ये लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य का भी एक हिस्सा है। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में इसको अधिसूचित किया गया। बफर क्षेत्र, जैसे एक होता है कोर एरिया, बफर एरिया, सीमांत एरिया, तो ये बफर क्षेत्र के अंतर्गत सूचित है। यहाँ पे आपको नम जलोढ़ घास भूमि मिलेगी, नदी तट मिलेगा, अर्ध सदाबहार वन क्षेत्र मिलेंगे, और यहाँ पे एक सींग वाला भारतीय गैंडा भी मिलेगा, और काली गर्दन वाला यहाँ पे सारस भी मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ का लेमरू हाथी रिजर्व की बात करें तो कोयला मंत्रालय ने लेमरू हाथी गलियारे में आने वाली कोयला खदानों को डी नोटिफाई करने का जो अनुरोध था छत्तीसगढ़ सरकार का, उसको मंजूर कर दिया है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन दायर की गई थी कोयला मंत्रालय के पास कि सर, आपका जो कोयला खदान का क्षेत्र है वो हमारे लेमरू हाथी रिजर्व से संबंधित है, और प्लीज इस कोयले खदान में जो है कि खनन करना बंद कर दीजिए, आप कहीं और से कोयला निकालिए ताकि हम हाथियों की सुरक्षा कर सके। और इसको कोयला मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। अब इसके बारे में बात करते हैं लेमरू के बारे में, तो ये ओडिशा और झारखंड से छत्तीस की ओर अक्सर जो है कि विचरण करते हैं हाथी, और ऐसे में मानव और हाथियों के बीच के संघर्ष की घटनाएं घटने लगती हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना की गई थी। अगर इसको गौर से देखोगे तो जो हसदेव के जंगल जो इस समय काटे जा रहे थे, उनको बहुत लेकर जो है कि हाईलाइट पॉइंट किया गया, चर्चा में रहे। तो ये हसदेव अरण्य वनों का हिस्सा है, और जो कि हसदेव कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोरबा जिले में स्थित है, जिनको छत्तीसगढ़ का फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो झारखंड के अंतर्गत है। यहाँ पे चीतलों के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। 4
सॉफ्ट रिलीज सेंटर, जो कि यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बेतला भी कहाँ पे है, झारखंड में, और पलामू भी कहाँ है, झारखंड में, इन दोनों का ही हिस्सा है। साथ ही साथ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी और बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी पर बूढ़ा घाघ जो है कि एक जलप्रपात है, यानी कि बांध है, जिसको पूछा गया था यूपी पीसीएस में। तो ये बूढ़ा नदी पर, और बूढ़ा नदी झारखंड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो मेंढक जो कि टॉड है, इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसे हम बुफोइड्स भूपति भी कहा जाता है, बुफोइड्स भूपति भी कहा जाता है। और इसका अन्य प्रसिद्ध भारतीय सरीसृप विज्ञानी जो सुब्रमण्यम भूपति थे, उनके नाम पर रखा गया है। मिजोरम के पश्चिमी भाग में लुसाई पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में? लुसाई। अब लुसाई पहाड़ी कहाँ पे? मिजोरम में, ये जानकारी मिली। वहीं बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ भी है। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, एक तो खाथोलांग ततुपई और एक तेरई नदी भी यहाँ पर बहती है। इसमें होलाक गिबन, सुनहरी बिल्ली और हिमालयन काला भालू भी मिलता है। अब देखिए, ये टॉपिक आपको ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है जो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न डायरेक्ट आ जाता है ना, तब आपकी दिक्कत हो जाती है। उस प्रश्न को या तो छोड़ के आते हो या तो गलत करके आते हो। तो इन्हीं सब चीजों से प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कडलुंडी वल्ली कुन्नू सामुदायिक रिजर्व। ये पूरा एक है, ये एक पंख का मैदान है, यानी कि दलदली मैदान है। और इसके इकोसिस्टम के सिकुड़ने से तटीय पक्षी जो होते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, यहाँ से दूर हो रहे हैं। और ये मुख्य रूप से केरल में स्थित है। ये भारत का पहला रिवर फ्रंट सामुदायिक रिजर्व भी है। सामुदायिक रिजर्व का मतलब होता है, ये एक प्रकार का ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसकी श्रेणी को पहली बार वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अगर आप देखोगे सामुदायिक रिजर्व में, तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और आरक्षित और संरक्षित वनों के लिए बफर जोन गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। इसे कंजर्वेशन एरिया भी घोषित किया जाता है, जो कि सामान्यतः निर्जन होते हैं या पूरी तरीके से सरकार के स्वामित्व में होते हैं। यहाँ पे जो नदी बहती है वो कडालुंडी करके एक नदी बहती है। और वन के प्रकार में देखोगे तो यहाँ पे ये दलदली भूमि से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और मैंग्रोव की जो 8 प्रजातियां हैं यहाँ पर पाई जाती है, पूरी केकड़े, क्रस्टेंसियस और ऊद बिलाव जैसे भी प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राणी जात पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव की जो 8 प्रजातियां वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर देब्रीगढ़ वन्यजीव की बात करेंगे, ये ओडिशा के अंतर्गत है। ये उच्च शिकार घनत्व दर्ज किया गया कि यहाँ पर सबसे अधिक शिकार किया जा रहा है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में। महानदी पर बने हीराकुंड बांध के जलाशय के पास ये स्थित है। शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। और बाइसन, जो भारतीय बाइसन या गौर है, वो यहाँ का प्रमुख महत्वपूर्ण जीव है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो केंद्र सरकार ने पहली बार यहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर, यानी कि ब्लैक टाइगर जिसे हम कहते हैं, ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरे विश्व में दोस्तों बस यहीं पे ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। और ये मयूरभंज जिले के आसपास देखने को मिलेगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 बाघों में से 10 को मेलेनिस्टिक के रूप में जो है कि काउंट किया गया है। और इन्हें मुख्य रूप से ब्लैक टाइगर कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर पर चौड़ी धारियां विकसित की जाती है, जो कि एक अमीनो अम्ल होता है ट्रांस मेम्ब्रेन करके, जिसकी वजह से इनके जीन में सिंगल म्यूटेशन होता है और इनकी जो धारियां होती है शरीर पे वो चौड़ी चौड़ी हो जाती है, इसीलिए इनको ब्लैक टाइगर कहा जाता है। इसकी उपस्थिति की मैंने अभी बात की थी आपसे कि इनकी उपस्थिति कहाँ देखने को मिलेगी, मयूरभंज जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और 2009 में यूनेस्को ने इसको मैब के अंतर्गत शामिल किया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत इसको शामिल किया था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में ये महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। दुनिया में केवल और केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही मेलेनिस्टिक बाघों की आबादी पाई जाती है, अर्थात काले टाइगरों की, वो भी कितने 10 जो है कि अभी देखे गए हैं। अब यहाँ पे बुधबलंगा, सालंदी, वैतरणी नदी और अन्य सहायक नदियां भी यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु की बात करेंगे, जहाँ पे मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की बात होगी, तो इसमें आप देखोगे तमिलनाडु पुलिस ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास की निगरानी बढ़ा दी है कि किसी प्रकार से यहाँ पे जो अवैध शिकार हो रहा है उसे रोका जाए। तो बात करेंगे मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की। ये तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और नीलगिरी जैव अभ्यारण्य जो है ना, उसका ये हिस्सा भी माना जाता है। मुख्य रूप से इसकी सीमाएं मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, इन दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पे आपको माउंटेन घास के मैदान और झाड़ियां और 16 वन भी देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे बार्किंग डियर मतलब भौंकने वाले डियर भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे कलक्कड़ मुंडन तुरै टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, तो ये दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। मुख्य रूप से 2 अभ्यारण्यों से मिलकर ये इस रिजर्व को तैयार किया गया, टाइगर रिजर्व को। एक होता है कलाकड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा होता है मुंडन तुरै बाघ अभ्यारण्य। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर ही इसे तैयार किया गया है।
फिर आगे देखते हैं यह वीरापुली और किला मलाई रिजर्व वन का हिस्सा भी होता है और यह अंतरराज्यीय यानी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, क्योंकि अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी माना जाता है। यहाँ पर अगर आप नदियों की बात करोगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपको कौन सी जो अभ्यारण्य, यहाँ पे प्रसिद्ध रूप से इसको नदी के रूप में जाना जाता है, नदी अभ्यारण्य के रूप में, क्योंकि यहाँ पे तामिर बरड़ी नदी और 13 अन्य प्रमुख नदियां जो यहाँ से निकलती है, इसलिए इस अभ्यारण्य को मुख्य रूप से नदी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे तेंदुए, इंडियन पेंगोलिन, माउस डियर, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल वैसी प्रजातियां भी मिलती हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो एटीआर इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं। अन्नामलाई पहाड़ियों के तमिलनाडु वाले हिस्से में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु वाले हिस्से में दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। मालासर, मलय मालसर, काडर, अरावलर, पुलियर, मुदुवर, ये नाम की 6 जनजातियों का ये निवास भी है और इसको कैट द्वारा मान्यता प्राप्त है, मतलब कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, इस तरीके का कैट से संबंधित इसको मान्यता भी प्राप्त है। नदियों के बारे में बात करें तो अलियार, उप्पर और नियार। अब आपको ये 3 नदियां प्रमुख पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत चलती हैं और यहाँ पर ये देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि 50 हेक्टेयर भूमि इसकी सेना और आईटीबीपी को देने का निर्णय किया गया अभी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि सेना के लिए और आईटीबीपी जो इंडियन टाइबेट बॉर्डर पुलिस होती है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उनको देने के लिए कहा गया है, क्योंकि उत्तरकाशी जिला क्षेत्र में आता है, मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे सरकार को, मतलब सेना को अपनी शक्ति बढ़ानी यानी कि चौकसी बढ़ानी, तो इसके लिए यहाँ पे सड़क वगैरह बनानी पड़ेगी या जो भी करना पड़े, लेकिन ये क्षेत्र इसके अंतर्गत देना पड़ेगा। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ ये सीमा साझा करता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल भी इसी के अंतर्गत है। गोमुख ग्लेशियर भी यहीं पर स्थित है और इसकी नदी जो है वो भागीरथी होती है। इसीलिए यहाँ पे हिमालय नम शीतोष्ण, हिमालय शुष्क शीतोष्ण, उस उप अल्पाइन, नम अल्पाइन झाड़ियां और शुष्क अल्पाइन झाड़ियां, ये सभी प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती है। और लास्ट आपका टाइगर रिजर्व शुरू होगा, फिर उसके बाद हम कुछ सुर्खियों में रही प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे, उस पर हम बात करेंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व, क्योंकि अगले 20 मिनट तक लगातार आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी और पढ़ना है, लगभग 1.5 घंटे के ऊपर वीडियो चली जाएगी, तब जाके आपको कुछ टॉपिक आपको डिटेलिंग वाले में आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें यही 3-4 लाइनें हैं कि कोई नदी कहाँ से जाती है, कौन से अभ्यारण्य से बाउंड्री शेयर करता है, कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, क्या इसका मुद्दा था, यही 3-4 पॉइंट पे आपको प्रश्न बनाया जा सकता है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मादा रॉयल बंगाल टाइगर पाई गई। सोचो, मादा रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाई गई, जो कि भारत नेपाल सीमा पे स्थित है। दुधवा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये किशनपुर और कतरनिया घाट के अंतर्गत आता है। कहाँ पे? किशनपुर और कतरनिया घाट के अंतर्गत, और इसको भी कैट से मान्यता प्राप्त यानी कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। साथ ही साथ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के आईबीए में ये शामिल भी है। नदियों की बात करेंगे तो सुहेली, मोहना, जुराहा, शारदा, उल्ल, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं और यहाँ पे स्लोथ बियर जैसी प्राणी भी मिलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे स्पीसीज इन न्यू, अर्थात कौन कौन सी जो है कि प्रजातियां थी जो न्यूज में थी, चाहे वो पशुओं की हो, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे वो जलीय की हो, चाहे वो नभचर की हो, इन सभी को हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे सुर्खियों में जो प्रजातियां हैं, जैसे अगर आप देखोगे स्थलीय प्रजातियां यानी कि जो स्थल खंड पे रहती है, उनकी हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल स्पीसीज, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हंगुल के बारे में, जो कि कश्मीरी स्टैग, देखने में देखिए आप इस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, इसको हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं हंगुल को, और इसकी संख्या में भी 10% वृद्धि हुई है, अर्थात इसका भी जो है कि जो बचाव कार्यक्रम चल रहा है इसके माध्यम से इसे सफलता प्राप्त हो रही है हमें। और लेकिन अगर हम इसकी स्टेटस की बात करें, देखिए डार्क रेड का मतलब होता है ऑलरेडी खतरे में, IUCN कहता है ये क्रिटिकली जो है कि एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली स्तर पे। और IUCN के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में, साइट्स 1 में है। और इससे पहले मैंने आपको राइनो के बारे में बताया था, गैंडे के बारे में, इंडियन राइनो और गिद्ध, जो कि प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जो 22 प्रकार की प्रजातियां ना उसमें शामिल थी। और तीसरी प्रजाति हम कौन सी पढ़ रहे हैं? हंगुल के बारे में। तो इंडियन राइनो हो गया, गिद्ध हो गया और तीसरी हो गई हंगुल। इसके बारे में बात करेंगे तो मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उप प्रजाति है, क्योंकि लाल रंग में देखता है, और कश्मीर और इसके आसपास के क्षेत्रों की स्थानिक प्रजाति है। मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों में भी पाए जाते हैं और जम्मू कश्मीर में। और अगर इसके संरक्षण के उपाय देखें तो पहली चीज की एक तो मुख्य रूप से दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो खोला गया है कश्मीर के अंतर्गत, ये इसके संरक्षण के लिए, वही प्रोजेक्ट हंगुल भी चलाया गया और जम्मू कश्मीर का इसको राजकीय पशु भी घोषित किया गया। और जब किसी भी राज्य का कोई पशु राजकीय होता है तो उसके प्रयास करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार अपने ऊपर लेती है, और लगातार यही परिणाम है कि 10% इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसी नीलगिरी ताहर की बात करेंगे जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी ताहर परियोजना को शुरू किया। IUCN में ये एंडेंजर्ड पे है, अनुसूची 1 में आती है 1972 में, और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ये 22 जो प्रजातियां उसमें भी आती है। चौथी प्रजाति ये हो गई, 4 ये हो गई 22 में से।
दक्षिण भारत में पाए जाने वाले एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजाति मानी जाती है और इसको स्थानीय स्तर पे वरायाडू भी कहा जाता है। इवन की दो जो महाकाव्य हैं संगम युग के, जिसमें शिल्पाधिकारम, शिव कासिंद मणि, इनमें भी नीलगिरी ताहर का वर्णन किया गया है। पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक प्रजाति के रूप में इनका पर्यावास है। और एराविकुलम, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, यहाँ पर भी नीलगिरी ताहर की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया है अपना, और 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है जरा कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर नहीं बता पाओगे तो मैं बताता हूं 2 मिनट का वेट करके। क्या है वो? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, 5 अक्टूबर 7 अक्टूबर। संगाई हिरन की बात करेंगे। ये आपके मणिपुर सरकार ने यह आशंका प्रकट की है कि लोकटक झील में जल विद्युत परियोजना जो चलाई जा रही है, इससे संगाई हिरन को नुकसान पहुंच रहा है। तो संगाई हिरन के बारे में जानते हैं कि IUCN में एंडेंजर्ड है, अनुसूची फर्स्ट में, साइट्स के अनुसूची परिशिष्ट 1 में है, और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 22 प्रजातियों में यह भी शामिल है। तो देखो ऊपर की जो 4 अभी हमने पढ़ी, उसमें आपने हंगुल को पढ़ लिया, नीलगिरी ताहर को पढ़ लिया, संगाई हिरन को पढ़ लिया। ये सारे के सारे क्या है, जो प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये शामिल है। मध्यम आकार का हिरन है और ये डांसिंग डियर भी इसको कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो सिर पे जो आपको सींग देखने को मिलता है, इसकी वजह से इसको डांसिंग हिरन भी कहा जाता है, डियर भी कहा जाता है। पर्यावास की बात करेंगे तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ये प्राकृतिक आवास है इसका। अब इसमें क्या होता है कि कई बार स्टेटमेंट दे दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा कि क्या केवल एक ही मात्रा होता है, ऐसा तो हमें लगता है कि नहीं और भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे आपको पता होना चाहिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान केवल एकमात्र संगाई हिरन का प्राकृतिक पर्यावास है। और इसमें जो लोकटक झील है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसमें जो तैरते हुए बायोमास देखने को मिलते हैं जिसे हम फुमडी कहते हैं। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत लोकटक झील को आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय महत्व की। और अगर हम संगाई हिरन के संरक्षण की बात करें तो मणिपुर ने इसको राजकीय पशु के रूप में दर्जा दिया है। अब पेंगोलिन की बात करेंगे। पेंगोलिन क्या है? वैज्ञानिकों ने चीन में अत्यधिक एंडेंजर्ड पेंगोलिन की एक नई प्रजाति खोज ली है। हालांकि एंडेंजर्ड है ये इस समय, IUCN में अनुसूची फर्स्ट में आती है, वन्यजीव संरक्षण में, और साइट्स की परिशिष्ट 1 में भी आती है। पेंगोलिन को अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर एक जो सल्क दिख रही है ना, इसकी बहुत डिमांड है, इसकी वजह से इसका बहुत शिकार किया जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो पूरी तरह से सल्कों से ढका हुआ है। कछुए को भी आप देखोगे तो वो एक तरीके से स्तनधारी नहीं है, या यूं कहे कि उसके ऊपर जो सल्क है फिर भी वो पूरी तरीके से नहीं ढका है, लेकिन ये पूरी तरीके से सल्क से ढका हुआ है। और यदि जैसे इसको खतरा होता है तो ये एक सख्त गेंद का रूप ले लेता है। क्या लेता है? एक सख्त गेंद, गोल गेंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी अफ्रीका में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है, इसमें काले पेट वाले पेंगोलिन, सफेद पेट वाले, विशाल ग्राउंड और टेम्मिक ग्राउंड। इसी तरीके से एशिया में भी 4 प्रजातियां पाई जाती है, जैसे भारतीय पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन। तो चीनी पेंगोलिन जो कि विलुप्त के कगार पे, इसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई थी, इसीलिए मुद्दा चर्चे में था। हुलॉक गिबन की बात करेंगे। हुलॉक गिबन की बात करें तो ये IUCN में पश्चिमी हुलॉक गिबन एंडेंजर्ड है, और जबकि पूर्वी हुलॉक गिबन जो हुलॉक गिबन है ये वल्नरेबल की स्थिति में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची फर्स्ट में है, साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। गिबन सभी कपी में सबसे छोटा होता है और सबसे तेज होता है। ये सबसे छोटे होते हैं और बहुत तेज होते हैं, सामान्यतः आमतौर पर नदियों के आसपास पाए जाते हैं, और सबसे खासियत ये सर्वाहारी होते हैं। हालांकि आप मैक्सिमम बंदरों की प्रजाति को देखोगे तो सर्वाहारी होते हैं, ये फल वगैरह पत्तियां वगैरह खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। लेकिन आप कीड़े मकोड़े को खाने को आप मांसाहारी मत कह देना, क्योंकि छोटे छोटे जो है कि कीड़े वगैरह खाते हैं, इनको मांसाहारी की कैटेगरी में नहीं रखना है आपको। यहाँ पर अगर हम पर्यावास की बात करें, पर्यावास की, तो आप देखोगे यहाँ पे कि हुलॉक गिबन जो है, हुलॉक गिबन पृथ्वी पर पाए जाने वाले गिबन की जो 20 प्रजातियां हैं ना, उनमें से ये एक है, और ये भारत के केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है, केवल और केवल पूर्वोत्तर। जो इसीलिए मैं जो सभी वर्ड यूज कर रहा हूँ, केवल वर्ड यूज कर रहा हूँ, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है कि ताकि आपको याद रहे। अक्सर ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे कि इस प्रकार के स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही अब हम बात करेंगे आगे, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल। फ्लाइंग स्क्वायरल का मतलब क्या होता है? उड़ने वाली गिलहरी। तो नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल यानी उड़ने वाली गिलहरी अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से देखी गई है, और लगभग इसे 42 साल से नहीं देखा गया था। तो 42 साल पहले देखा गया था, अब उसके बाद दोबारा देखा गया। क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्थिति में आती है ये, और वन्य सूची में ये अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत आती है। ये एक तरीके से रात्रि चरजीव होती है, और पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक स्तनपायी है। क्या है ये? स्तनपायी जीव है। गिलहरी केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पाई थी। अब यहाँ पे भी देखो केवल वर्ड यूज कर दिया गया, जैसे संगाई हिरण मैंने आपको बताया, ठीक है, कि केवल पूर्वोत्तर भारत के कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य पाई थी, नाम बताओ। अभी मैंने 5 मिनट पहले इसको डिस्कस किया है। ऐसे ये
जो गिलहरी है उड़ने वाली, ये केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही ऐसी चल रही है जिसको एक बार हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और इसको बस आपको रटना रहेगा कि जो मैं आपको और एक्स्ट्रा चीज बता पा रहा हूँ उससे आप और तैयार कर पाओ। एशियाई जंगली कुत्ता, जिसको हम लोग ढोल कहते हैं, देखने में बिल्कुल लोमड़ी की तरह लगता है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एशियाई जंगली कुत्ते को देखा गया है, और ये एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है क्योंकि एंडेंजर्ड कंडीशन में, वन सूची में जो है कि फर्स्ट अनुसूची में, और साइट्स की परिशिष्ट सेकंड में है। ढोल वन पारिस्थितिकी तंत्र की शीर्ष शिकारियों में से एक माने जाते हैं, और ये डॉग फैमिली का एक मांसाहारी जीव है। ये बहुत अधिक मात्रा में शिकार करते हैं। मध्यम, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इनकी आबादी भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड में भी पाई जाती है। फिर इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिथुन की बात करेंगे, जिसको लास्ट ईयर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य पशु के रूप में चर्चा की थी, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। मिथुन की बात करेंगे, इसको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन बोस फ्रंटलाइज को खाद्य पशु यानी कि फूड एनिमल के रूप में माना था। और ये खाद्य पशु ऐसे जानवरों को कहते हैं जिन्हें खाद्य उत्पादन या मांस उत्पादन मानव उपभोग के लिए पाला जाता है, कि इनको जो है कि पालतू करके इनके जो मांस वगैरह है या जो भी इनका उत्पादन है, इनके माध्यम से इनको हम निर्यात कर सके और इसके माध्यम से इनकम को बढ़ाया जा सकता है। फिर इसी में साइट्स में देखोगे तो परिशिष्ट वन में आता है, और ये बोविडे कुल के जुगाली करने वाला जानवर है, जो कि गौर यानी भारतीय बाइसन जैसा दिखता है, लेकिन उसकी तुलना में ये छोटा होता है। ये मुख्य रूप से आपको बांग्लादेश, म्यांमार, चीन में सर्वाधिक आबादी जो है, इनके साथ सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है इसकी? भारत में। भारत में भी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसीलिए मुख्य रूप से ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ पक्षी की प्रजातियों की, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे स्थलखंड के जीवों की। अब पक्षी प्रजातियों की बात करेंगे जो एवियन स्पीसीज है, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार से आप योजना बनाओ और इनके लिए जो है कि बचाव कार्य करो। और इनको भी हमने प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम जो 22 प्रजातियां प्राप्त करनी, उसके अंतर्गत शामिल किया है। साइट्स की परिशिष्ट वन, वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और IUCN में क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो ये 4-5 जो है कि अलग अलग कैटेगरी इसमें बांटी गई हैं। देखोगे तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति होती है, इसको सर्वाहारी पक्षी कहते हैं। सामान्यतः मैक्सिमम पक्षी जो है कि सर्वाहारी होते हैं, बस कुछ पक्षियों को छोड़ के, जैसे गिद्ध हो गया, चील हो गए, ये सब बाज वगैरह ये सब मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन कुछ पक्षियों को छोड़ दिया तो बाकी सब सर्वाहारी होते हैं। भारत में पाई जाने वाली जो बस्टर्ड की प्रजातियां, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, लेसर फ्लोरिकन हो गया या बंगाल फ्लोरिकन हो गया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसको मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया भी कहते हैं, राजस्थान में गोडावन कहते हैं, महाराष्ट्र में मलधोक कहते हैं। अब इनके सामने जो खतरे हैं वो क्या है कि भाई इनके पर्यावासों को नुकसान पहुंच रहा है, परिवर्तन हो रहा है उसमें, या फिर हाई टेंशन के जो बिजली के तार जा रहे हैं उनके साथ टकरा जा रहे हैं तो दिक्कत है। तेजी से चलने वाले वाहनों या गांव के आवारा कुत्तों से भी खतरा है। कई बार होता है कि हम तेजी से कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, 4 व्हीलर, ट्रेन या बस कुछ भी, तो वहां से भी ये टकरा के मर जाते हैं, तो ये भी इनके लिए खतरा है। पर्यावास की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही सीमित है और राजस्थान में इनकी सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। फिर आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। डोडो की बात करेंगे। डोडो क्या है दोस्तों? आनुवंशिकविद और संरक्षणवादियों ने कहा कि 17वीं सदी के अंत में विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी को दुनिया में वापस लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है विश्व के स्तर पे। सामान्यतः ये उड़ने में सक्षम नहीं है। डोडो कबूतर की फैमिली से संबंधित एक पक्षी है, लेकिन ये उड़ नहीं पाता, जबकि कबूतर उड़ लेते हैं। और डोडो का जो निकटतम जीवित संबंधी है वो निकोबार कबूतर के नाम से जाना जाता है। इसकी विलुप्ति के कारण क्या है कि लगातार वनों की कटाई हो रही है, शिकार लोग कर रहे हैं, डच लोगों द्वारा इस द्वीप पर लाए गए जीवों द्वारा डोडो के घोंसलों को नष्ट कर देना, ये सारे प्रकार की वजह से डोडो विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि ये मॉरिशस द्वीप की स्थानिक प्रजाति है और मॉरिशस में जो है कि जब जो डच लोग गए थे व्यापार करने के लिए, तो इस वजह से जो भी जीव लेकर आए थे उन्होंने डोडो के घोंसलों को नष्ट कर दिया, जिससे ये डोडो विलुप्त हो गए। अब आगे देखते हैं मैंग्रोव पिट्टा पक्षी। मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की बात करेंगे। ओडिशा में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई और जिसमें 179 पक्षियों को देखा गया है। ये IUCN में नियर थ्रेटेंड के पास पाई जाती है, नियर थ्रेटेंड, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में आते हैं। ये एकांत प्रिय पक्षी है, आमतौर पर कीड़ों और अन्य कशेरुकी जंतुओं को ये खाते हैं। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में विशेष रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसके साथ ये म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पेटेंट स्कार कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, जलीय प्रजातियों में बात करें कि अभी गुजरात ने घोल मछली को अपना राज्य मछली का दर्जा दिया है, इसलिए घोल मछली इंपॉर्टेंट हो गई, जिसको ब्लैक स्पॉटेड भी कह देते हैं। ठीक है, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर भी कहते हैं। तो गुजरात ने घोल मछली को
स्टेट फिश का दर्जा दिया, यानी अपनी राज्य मछली का दर्जा दिया। और ये उसने घोषणा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 जो इंडिया में हो रही थी ग्लोबल स्तर पे फिशरीज को लेके, वहीं पर इसकी घोषणा की थी। औषधियों में उपयोग किया जाता है इसका। व्यावसायिक महत्व अधिक होने के कारण ही इस मछली के स्विम ब्लैडर की कीमत जो है कि बहुत अधिक है और इस वजह से इसका सबसे अधिक शिकार किया जा रहा है। निर्यात की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों स्पेशली हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया में इसका निर्यात ज्यादातर किया था भारत से। उसके बाद आई जिंगलांस को तैयार करने में, ये आई जिंगलांस क्या होते हैं? ये मुख्य रूप से कोलेजन का रूप है जो मुख्य रूप से वाइन या बियर को साफ करने में काम आता है, इसलिए इनको आई जिंगलांस को तैयार करने के लिए इनका शिकार किया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, वहीं सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावास की बात करें तो घोल मछली का पर्यावास हिंद प्रशांत महासागर, फारस की खाड़ी, प्रशांत महासागर तक बड़े पैमाने पर इनकी संख्या पाई जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे सरीसृप, कीट, उभयचर जो भी बचता है, जैसे घड़ियाल की बात करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, एम्फीबियन, अर्थात घड़ियाल की बात यहाँ पे करेंगे तो ओडिशा के महानदी में सतकोसिया गॉर्ज के पास 35 नवजात घड़ियाल देखे गए हैं। और घड़ियाल क्या, मगरमच्छ की एक प्रजाति है, मगरमच्छ नहीं होते बल्कि मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है, उसी को घड़ियाल कहता है। 35 नए जो है कि बच्चे देखे गए घड़ियाल के, जो महानदी के सतकोसिया गॉर्ज में। अगर इसकी स्टेटस की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची फर्स्ट है, परिशिष्ट में भी वन है, साइट्स के अंतर्गत IUCN में क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। यहाँ पर देखें जो सभी मगरमच्छों में सबसे पतला और सबसे लंबा होता है। ये मगरमच्छों के विपरीत घड़ियाल गर्म रुधिर वाली प्रजातियों को ही खाते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड स्पीसीज को ही खाते हैं और इसीलिए मानव वगैरह को भी जल्दी खा जाते हैं, क्योंकि मानव भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ये अपने शरीर के तापमान को गर्म करने के लिए, सामान्यतः जनन के लिए, यानी अपने शरीर को तापमान को बढ़ाने के लिए या प्रजनन करने के लिए भी ये रेतीले टीलों का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से गहरे, साफ और तेज बहाव वाले जल और खाड़ी वाले जो खड़ी ढाल वाले जो रेतीले टीले होते हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस नदियों के पास। घड़ियाल मुख्य रूप से चंबल नदी में पाए जाते हैं और चंबल यमुना की एक सहायक नदी है। रेड सैंड बोआ की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया की एक रिपोर्ट आती है कि रेड सैंड बोआ को जो अवैध व्यापार है उस पर प्रकाश किया गया, जिसमें नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत आती है। अनुसूची फर्स्ट में है ये और यहाँ पे परिशिष्ट सेकंड में। ये गैर विषैला यानी कि विषैला सांप नहीं होता है और साथ ही साथ ये ओवोवाइविपरस जिसमें आंतरिक निषेचन होता है, ये आंतरिक निषेचन करता है, ऐसा सांप है ये। और ये 2 सिर वाला सांप है, हालांकि होता है एक ही सिर है, लेकिन इसकी जो दूसरी तरफ पूंछ होती है ना, ये वाली, ये इसकी गोल होती है, जिसकी तरह ये मुंह की तरह देखने में लगता है, अर्थात इसका सिर जैसा भाग देखने को लगता है, इसीलिए इसको 2 मुहा सांप भी कह देते हैं। सामान्यतः आप लोगों ने भी गांव में कभी देखा होगा खेतों में 2 मुहे सांप, तो वो गैर विषैले होते हैं, मतलब उनमें जहर नहीं पाया जाता है। और इनका उपयोग कुछ दवाइयों में, सौंदर्य प्रसाधन में, काले जादू वगैरह में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी भारी मांग की गई है। और देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान और ईरान में भी यह पाया जाता है। कहाँ पे? भारत, पाकिस्तान और ईरान में भी यह पाया जाता है। अब एक डांसिंग फ्रॉग की बात करेंगे। भाई ऐसा कौन सा मेढक है जो नाचते हुए जो है कि झूमता रहता है? तो क्या बात है, इसको देख लेते हैं। IUCN के दूसरे वैश्विक उभयचर आकलन के अनुसार पश्चिमी घाट के डांसिंग फ्रॉग सर्वाधिक संकटाग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से एक है। नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग वल्नरेबल की स्थिति में आते हैं। व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग ये एंडेंजर्ड होते हैं। इनको डांसिंग फ्रॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरीके से फुट फ्लैगिंग की क्रिया करते हैं, अर्थात ये जो नर मेढक होते हैं ना, पिछले वाले पैरों को एक एक करके फैलाते हैं और फिर ऊपर करके उठा के जो है कि हवा में लहराते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पीछे का पैर उठा के डांस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजातियों में से जानी जाती है। अब ये पीले रंग का सांप इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ, पादप प्रजातियों में देखें गुच्छी मशरूम इंपॉर्टेंट है। और ये सामान्यतः कई लोगों ने देखा भी होगा कि जब लकड़ियां सूख जाती है ना, तो जब उस पर बारिश का पानी पड़ता है तो वहां पे मशरूम जैसा जो है कि कुछ गुच्छा निकल कर आ जाता है, उसी को हम गुच्छी मशरूम कहते हैं। अप्रत्याशित पैटर्न और बसंत की जल्द शुरुआत ने गुच्छी मशरूम के संग्रह करने वालों के समक्ष संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि इसको मोरेल मशरूम भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे महंगे फंगस में से एक है। फंगस मतलब कवक, मशरूम क्या है? कवक का एक प्रकार होता है, कवक की एक प्रजाति होती है। ये तो ना जीवाणु होते ना बैक्टीरिया, ये बल्कि कवक होते हैं, फंगस। सड़ती हुई लकड़ी के लट्ठों या गुच्छों पर सामान्यतः ये गुच्छों में उग जाता है। बसंत ऋतु की कुछ सप्ताह तक ही ये सीमित रहते हैं, यानी कि बसंत ऋतु के में कुछ सप्ताह तक ही केवल प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसकी डिमांड क्यों है इतनी? क्योंकि देखा जाए तो गुच्छी मशरूम की खेती कोई व्यावसायिक रूप से नहीं की जाती। ये बस जो सड़ी गली लकड़ियां होती है उसके ऊपर जो है कि बारिश वगैरह का जब पानी पड़ता है तो उससे तैयार हो जाती है। लाभकारी क्या है? क्योंकि इसमें पोटेशियम मिलता है, विटामिन मिलता है जो विटामिन डी सहित होता है, तांबा मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन तीनों ही जगहों में ये पाया जाता है। अब इसके बाद बाव की बात करें तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये सारी भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब डायरेक्ट हम चलते हैं फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे भैया।
मतलब कि जंगल में क्या हो रहा है, तो जंगल में हो रहा है इको सेंसिटिव जोन की बात। तो चलिए इको सेंसिटिव जोन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान और थजवास यानी कि जिसको बालटाल और ओवेरा अरु वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना का मसौदा तैयारी कर दिया। यानी कि जो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है वो कश्मीर में है, और ओवेरू जो ओवेरा अरु वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सभी के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात हो रही है। बात यह आती है कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, इसे क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि ये सॉक ऑब्जर्वर के रूप में जो है कि बनाया जाता है, संरक्षित क्षेत्रों के लिए ऑब्जर्वर के रूप में ये भूमिका निभाता है। देखोगे कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 में इसने इको सेंसिटिव जोन के निर्धारण के बारे में प्रावधान किया था, और इस दौरान जो है कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया। फिर आगे हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की जो सीमा होती है, इसके 10 किलोमीटर के भीतर की भूमि को हम इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आदेश दिया कि जितने भी संरक्षित वन हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, इनके चारों ओर का 1 किलोमीटर का क्षेत्र भी इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। अब दोनों में अंतर समझो, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की जितनी भी बाउंड्री है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि देखिए ये पूरा का पूरा जो है कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, और या वन्यजीव अभ्यारण्य कह सकते हो राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंदर की जो 10 किलोमीटर की भूमि होगी ना, ये किस तरीके से घोषित की जाएगी, 10 किलोमीटर की भूमि ये आपको घोषित की जाएगी इको सेंसिटिव जोन के रूप में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा कि इनके बाहर की भी जो भूमि है ना, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की, इसको भी आप इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए, ताकि उसमें भी सुरक्षा की जा सके। हालांकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के उस निर्णय पर यह लागू नहीं होगा, इसने स्पष्ट कहा, जिसके बारे में मसौदा या अधिसूचना पहले ही जारी किया जा चुका है। लेकिन उन पर भी लागू नहीं होगा जो राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अवस्थित है या सीमा साझा करते हैं। जैसे अन्नामलाई को देख लीजिए, केरल और तमिलनाडु में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कई ऐसे जो आपके राष्ट्रीय उद्यान और हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर आधारित होते हैं, 2 राज्यों के बीच में सीमा साझा करते हैं, उस पर लागू नहीं होगा। केवल ये उन पे लागू होगा जो किसी एक पर्टिकुलर राज्य में, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के भीतर 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की खनन गतिविधि की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। तो ये भी देखना कि इनकी अनुमति भी नहीं दी जा रही है। अब बात करेंगे दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि कहां पर देखने को मिला है, जम्मू कश्मीर में। तो ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में हिमालय जबरवान पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और ये डल झील के जलग्रहण क्षेत्र के लगभग आधे भाग पर स्थित है। और यहाँ पे ये प्राणी जात यानी जंतु जात पाए जाते हैं, और वनस्पतियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब चलेंगे हम केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति। अगर आप इसको देखोगे, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, अर्थात सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी किससे संबंधित है, क्योंकि इसको पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक नई सीईसी का गठन कर दिया है, अर्थात सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने का काम देखेगी कि कौन कौन सी संस्थाएं पर्यावरणीय मुद्दों से कहां तक निपट पा रही हैं। और इसको अधिनियम के तहत बनाया गया, इसलिए ये एक स्टेचुरी बॉडी हो जाएगी, अर्थात सांविधिक निकाय हो जाएगा। 2002 में गठित पुरानी तदर्थ सीईसी का यह स्थान लेगी, जो कि एक तदर्थ थी एडहॉक पे, अब एक नई सांविधिक निकाय के तौर पे बनाया गया है। सीईसी का गठन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, टीएन गोदावर्मन बनाम भारत संघ में, उस आदेश के परिणाम स्वरूप ही निगरानी के लिए इसको बनाया गया था 2002 में। लेकिन अब जो है कि इसको एक नए सांविधिक निकाय के तौर पर बनाया जा रहा है, जिसमें एक अध्यक्ष महोदय, 3 विशेषज्ञ सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाएगा, और इनका कार्यकाल 60 वर्ष की आयु होने तक एक बार बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा इनको नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि 3 वर्ष की अवधि के लिए है, लेकिन एक बार और आप कार्यकाल बढ़ा सकते हो, लेकिन वो भी 60 वर्ष की उम्र से पहले। और इसमें अगर आप अधिकारी की बात करोगे तो एक सेवारत अधिकारी मुख्य समन्वय अधिकारी के रूप में काम करेगा, और भारत सरकार में जो वन में उप महानिरीक्षक या निदेशक से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और गैर अनुपालन की रिपोर्ट केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करेगा। किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा किसी भी किए गए किसी भी आवेदन का यहाँ पे निपटारा भी किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसका जो क्षेत्राधिकार होगा वो संपूर्ण देश में तो है, लेकिन राज्य की असहमति अगर हो जाती है, मान लो कोई राज्य है जो सीईसी की सिफारिश से असहमत होता है कि भाई सेंट्रल एम्पावर्ड जो कमेटी है इससे अगर वो जो है कि असहमत होता है कोई राज्य, तो क्या करेगा, इसे केंद्र को फिर भेजा जाएगा, और फिर फाइनली केंद्र इस पे अंतिम निर्णय लेगा, फिर उसे राज्य को भी मानना पड़ेगा, और वो बाध्यकारी भी हो जाएगा। मान लो सेंट्रल जो एम्पावर्ड कमेटीज है उसने पर्यावरणीय मुद्दों के लिए कोई अपनी सिफारिश की और राज्य सरकार उसको नहीं मानना चाह रही है, यानी वो कहती नहीं इस सिफारिश में जो है कि कुछ राजनीतिक जो है कि एंगल दिख रहा है, मतलब राजनीति से प्रभावित एंगल है, तो उसके लिए उस चीज को फिर केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, और
फाइनली फिर केंद्र सरकार जो भी निर्णय देगी वो अंतिम होगा और वो बाध्यकारी होगा, उसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हम आगे चलते। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, जो भारत की जो वन है उन्हें क्या जो है कि प्रमाणन दिया जा रहा है, क्या जो है कि लकड़ियां हैं, इनके बारे में बात करेंगे, जिसको इन शॉर्ट IFWCS बोलते हैं। कैसे? इंडियन फॉरेस्ट वर्ल्ड सर्टिफिकेशन स्कीम, यानी सॉरी वुड सर्टिफिकेशन स्कीम कहेंगे, तो इंडियन फॉरेस्ट वुड सर्टिफिकेशन स्कीम कहेंगे। इसमें क्या है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन लकड़ी प्रमाणन योजना की शुरू की है। ये शुरू कर दिया किसने? पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। इसको देखा जाए तो ये एक तरीके से भारत की राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना है, जिसमें वनों के बाहर पेड़ों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाता है और जिससे सतत वन प्रबंधन का प्रोत्साहन बढ़ेगा। यह योजना एक तरीके से स्वैच्छिक थर्ड पार्टी का प्रमाणन का प्रावधान करती है, जिसमें देखा जाए तो जो पात्र संस्थाएं होंगी इसके अंतर्गत उसको बाजार प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे राज्य वन विभाग, व्यक्तिगत किसान, किसान उत्पादक संगठन, ये सभी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे वो जिम्मेदारी युक्त वन प्रबंधन, कृषि वानिकी पद्धतियां इसमें अपनानी पड़ेंगी, तब जाकर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाणन दिया जाएगा। इसमें आप देखोगे तो वन क्षेत्र और वन क्षेत्रों के बाहर जो वृक्षारोपण है इन सभी पर लागू होगा ये सर्टिफिकेट। एक तो वन क्षेत्र के अंतर्गत जो वृक्षारोपण कर रहा और वन क्षेत्रों से बाहर जाके जो वृक्षारोपण कर रहा है, इन दोनों पर लागू होगा। ये सरकारी, निजी, कृषि वानिकी और अन्य भूमि स्थित सभी वन पर शामिल हो जाएगा। इसमें अगर लकड़ियों की बात करें तो इमारती और गैर इमारती वन उत्पादों को भी लागू किया जाएगा। तो इसमें प्रमाणन जो दिए जा रहा है वो 3 प्रकार के दिए जा रहे हैं। एक तो वन प्रबंधन का प्रमाण पत्र मिलेगा, वन क्षेत्र के बाहर पेड़ों का प्रबंधन का प्रमाण पत्र और चेन ऑफ कस्टडी प्रमाणन भी दिया जाएगा। तीनों प्रकार के यहाँ पे प्रमाणन दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे देखोगे कि इसको लागू करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। तो भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद, जो कि इस परिषद की सलाह देने वाला ये हितधारक संस्था के रूप में कार्य करेगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ये ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो इसके संपूर्ण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। और भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन बोर्ड जो बनेगा, ये अलग अलग स्वतंत्र ऑडिट वगैरह करेगा। तो इनको लागू करने के लिए 3 महत्वपूर्ण जो है कि काम करेंगी संस्थाएं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वनों से संबंधित कुछ अन्य सुर्खियां भी जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बात करो इट्टो की, अर्थात इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। टिम्बर किसे कहते हैं, किस वृक्ष को कहते हैं, जरा बताना कमेंट सेक्शन में। तो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की परिषद का 59वां जो है कि सत्र संपन्न हो गया। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है कि योकोहामा जापान में है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वनों और वनों के संधारणी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। भारत सहित इसमें जो है कि 76 सदस्य हैं, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। और भारत को इसके प्रोड्यूसिंग श्रेणी वाला सदस्य माना जाता है, उत्पादक वाला, कि उत्पादन इसका मुख्य रूप से भारत में किया जाता है। दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की बात करेंगे। ये क्या करता है कि वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट WRI और मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म पर वैश्विक वन समीक्षा GFR को अपडेट किया। क्या किया? GFR को अपडेट किया है। अब इसमें अगर आप गौर करोगे तो देखोगे 1997 में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की स्थापना की गई थी, मुख्य रूप से जिसकी शुरुआत वनों की स्थिति के बारे में अपडेटेड रिपोर्ट तैयार करने और गैर सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क के रूप में की गई थी। 2019 तक इसमें भारत सहित 82 देश सम्मिलित हो चुके, जिनका डेटा इसमें शामिल किया गया है। WRI की बात करें तो 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया और ये वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो लोगों की अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने और विश्व स्तर पर फोकस में रहे कुछ देशों के साथ काम करता है, प्रकृति की रक्षा और पुनर्बहाली करता है, जलवायु की स्थिरता को बनाए रखता है, समुदायों में लचीलेपन का निर्माण करता है। तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट संस्था है एक तरीके से जो वनों से संबंधित काम करती है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, लेकिन अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको कवर करेंगे। कल हमारा इसका लेक्चर नंबर 4 आएगा और कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी, 100% ईमानदारी भरी कोशिश रहेगी कि कल मैं इसको कंप्लीट कर दूं। अगर इन केस मान लीजिए कभी कभी होता है, जैसे मैं घर आया हुआ हूँ तो थोड़ी व्यस्तताएं होती हैं, अगर इन केस एक पूरा नहीं हो पाया तो लेक्चर नंबर 5 इसका आखिरी होगा, उसके ऊपर ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको एनवायरमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स, ये महत्वपूर्ण PT 365 हिंदी माध्यम में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलेगी। आप ग्लैंस एकेडमी पर ही पढ़ सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। जनवरी से 2024 जो मार्च तक की करंट अफेयर्स है वो भी मैंने करा दी है, अपडेटेड वाली विजन की। और आज शाम में एक वीडियो लेकर आऊंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि कौन कौन से टिप्स को आप फॉलो करें अगर अगले 15 से 20 दिन, तो आपका प्रीलिम्स में स्कोर इंक्रीज कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।